नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आम ज़िंदगी के कुछ अहम से सवालों का जवाब ढूँढते हुए आज फिर आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर के आए हैं। हिंदी में एक कहावत है कि अगर आपके सर पे अपनी छत है, तो आपके पास सब कुछ है। घर बनाना या घर खरीदना पहले भी आसान नहीं था और अब तो खासा ही मुश्किल है। आप अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई झोंक करके एक घर खरीदते हैं और पता चलता है कि अब आपको उसका पोज़ेशन या आपको उसका अधिकार अभी मिलने में समय लगेगा। कई बार डिस्प्यूटेड लैंड्स होते हैं, खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि गुंडागर्दी चल रही है। मैंने भी घर बनाया है, आप भी घर खरीदना या बनाना चाहते होंगे, तो सोचा कि आज एक ऐसे इंसान को स्टूडियो में बुलाया जाए, जो खुद चंडीगढ़ और यहाँ के आसपास की प्राइम लोकेशंस पंचकुला, मोहाली में पता नहीं कितने घर बना चुके हैं, एक पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी बना चुके हैं। आज मैं बड़ा ही खुश फ़ील कर रहा हूँ, बड़ा ही अंदर से हैप्पी हूँ और मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा अपने इस स्टूडियो में अंशुल जिंदल जी का, जो खुद चंडीगढ़ के एक जाने-माने बिल्डर हैं। अंशुल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सौरभ जी। मैं कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। हमारा सौभाग्य है सर आप यहाँ पे आए। नहीं, नहीं सौभाग्य हमारा है सर, हम आपकी वीडियोज़ देखते रहते हैं, बहुत अच्छे हैं आपके वीडियोज़, थैंक यू। तो हम आपको फ़ॉलो करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आज फाइनली हम भी यहाँ पे आ रहे हैं नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। हम एक-दूसरे को मेरा ख़्याल है 10 साल से जानते हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके काम करने की रूपरेखा बिल्कुल अलग है, मेरे काम करने की जी, रूपरेखा बिल्कुल जी, अलग है, जी, फिर जी। भी अ, हमारा मिजाज एक-दूसरे से मेल खा मेल जाता है। खा जाता है और आज एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हुए हैं हम। एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हैं, बिल्कुल। सबसे पहले जी, तो हम जो ये घर खरीदना, घर बेचना, जी, ये जो एक कॉमन सा पैटर्न है, इसको बोलते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, तो पहले मुझे ये शब्द नहीं पता था कि रियल एस्टेट, आई ठीक है, डोंट नो ऐसे बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब पढ़ाई और बढ़ी तो समझ आया कि अच्छा रियल एस्टेट है। तो रियल हुँ। एस्टेट का क्या मतलब होता है? बेसिकली रियल एस्टेट का मतलब है कोई भी रियल एसेट जो कि एसोसिएटेड है लैंड या बिल्डिंग से। ठीक। एग्ज़ाम्पल आपका घर, हुँ, आपकी दुकान, हुँ, आपकी ज़मीन, हुँ। तो ये सारी उस चीज़ों में आ जाती है। दुकान भी रियल एस्टेट का रियल पार्ट एस्टेट है, का ही पार्ट है। राइट। तो कोई भी चीज़ जो कि ज़मीन से और बिल्डिंग से जुड़ी हुई है हुँ, और आप उसको पोज़ेस करते हो, तो हुँ, वो रियल एस्टेट आपका एसेट काउंट होगा। ठीक है। आप एक बिल्डर हैं, जी, मैं अपने आपकी और मेरी बातचीत को 2 हिस्सों में रखने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ठीक है। एक जो पहला हिस्सा होगा वो एक कंज़्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जी, यानी कि एक आम इंसान जब कोई भी घर खरीदना चाहता है हाँ जी, या उसको अपना घर बेचना है या वो जी, फ्लैट खरीदना चाहता है, दुकान खरीदना चाहता है और बतौर बिल्डर चूँकि आप वो बना रहे हैं, तो हम सिर्फ़ आम जब भी मैंने बातचीत देखी है, तो कंज़्यूमर बेस पे बात होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। आज मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा बिल्डर्स का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को देखने को मिले, जी, कि जी, समझ आए कि एक जो घर बंदा बना करके आपको दे रहा है, उसकी भी क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जब भी कोई इस तरह की बात होती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि बिल्डर खराब है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये ठीक नहीं है, हुँ, इसमें ये है। तो कई सारे इसमें अहम पहलू हैं क्योंकि कोई भी खराब घर बना के क्यों देना क्यों चाहेगा? देना चाहे? बिल्कुल ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी टच करें, तो हाँ जी, शुरू करते हैं कस्टमर से, एक आम इंसान। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं खुद भी अपने आप को बहुत ही एक आम इंसान कंसिडर करता हूँ जी, और अ, अभी तक के जितने भी मेरे पॉडकास्ट हुए हैं या जिन लोगों से मैंने बातचीत की है, तो मैंने हर पॉडकास्ट में अपने अनुभव को डाला है। बिल्कुल ठीक है। घर हमने भी बनाया है जी, जी। और आपने उसमें बहुत मेरी मदद की है। तो उसको बनाते हुए हमें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना बिल्कुल करना ठीक पड़ा। है। सबसे पहली चीज़ जी, तो जब घर बनाने इंसान जाता है, बनाने की बात करते हैं, बना-बनाया खरीदने की बात फिर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मतलब इसी में बिल्कुल आगे। ठीक है जी। तो पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो है ज़मीन, ज़मीन, जिस पे जी, आप एक घर बनाओगे। बिल्कुल ठीक है। अब इस ज़मीन से जुड़े हुए बड़े सारे मुद्दे हैं। जी, तो पहली चीज़ तो ये है कि ज़मीन खरीद ली किसी ने, बाद में पता चलता है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। बिल्कुल ठीक है।
और कहाँ खरीदनी चाहिए, जी, आपको उसका रेट वाजिब मिल रहा है, नहीं जी, वाजिब मिल रहा है, जी। तो इस चीज को थोड़ा सा मुझे समझाइए। पहली चीज तो ये कि डिस्प्यूटेड लैंड क्या हो जाता है, जब भी जमीन खरीदने कोई गया, डिस्प्यूटेड लैंड। बेसिकली क्या है जी, डिस्प्यूटेड लैंड हम उस लैंड को कहते हैं जिसका टाइटल क्लियर नहीं है। टाइटल क्या होता है? टाइटल का मतलब उसकी जो टाइटल डीड है, जो रजिस्ट्री है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रजिस्ट्री माने किसके नाम पे है, किसके नाम पे है, उसका कितने पैसों की रजिस्ट्री करी कितने गई है। पैसों की रजिस्ट्री करी गई है। खैर पैसे से मतलब नहीं है, पैसा उसने कितने में लिया आपको मतलब नहीं होना चाहिए, हम्म, उसने कितने में खरीदी है, कैसे है। हम्म, उसका जो लीगल टाइटल है हम्म, वो क्लियर होना चाहिए, हम्म, उसमें उसका अप्रूवल क्लियर होना चाहिए, वो हम्म, एक ऑथराइज्ड कॉलोनी में है हम्म, या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है। हम्म, तो अगर वो ऑथराइज्ड कॉलोनी में है और उसका उस पे कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा, कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं चल रहा, हम्म, कोई पहले उसका कोई परचेजर के साथ किसी डिस्प्यूट नहीं चल रहा, हम्म, या गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा, हम्म। तो वो उसको हम ये इसको कह देते हैं, इसका टाइटल क्लियर है। हम तो जैसे मान लो, अगर मुझे आज की डेट में जमीन खरीदनी हो जी, और मुझे कुछ नहीं पता है, जी, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको अपने काम से फुर्सत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कि पहले के जो हमारे घर वाले होते थे वो खड़े होकर के घर बनवाते थे। बिल्कुल बनाते थे। भाई ये ईंट ऐसे जी, लगेगी, ऐसे, पहले कोई इतना आर्किटेक्ट वाला भी सिस्टम नहीं था। नहीं था, नहीं अब था, तो आर्किटेक्ट भी है बिल्कुल ठीक है। जो आपको नक्शा बना के देते। तो कैसे पता चलेगा कि आम इंसान को कैसे पता चलेगा, बतौर बिल्डर आप तो इतनी सारी चीजें जानते जी, हैं कि जी। टाइटल है, आम इंसान क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप किसी गवर्नमेंट रेज़िडेंशियल कॉलोनी में अपना प्लॉट खरीद रहे हैं, हम्म, तो वो तो बहुत ईज़ी है। जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है। जिसको गवर्न नहीं, 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 गवर्नमेंट ने सबको करना है अप्रूव, जो ओके, गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप करी गई है। ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल गमाडा, हम्म, मोहाली में गमाडा के द्वारा बनाई गई कॉलोनीज़, हम्म, या एचएसवीपी हम्म, पंचकुला में, हम्म, जो एचएसवीपी ने हरियाणा शहरी विकास परिषद ने हम्म। बनाई गई कॉलोनीज़, उसमें तो बहुत ईज़ी है, उनका ऑनलाइन पोर्टल है, उस अच्छा। पे आप जाइए, हम्म, प्लॉट नंबर डालिए, हम्म, सेक्टर या जो भी लोकेशन है वो हम्म, डालिए, हम्म। उसका सारा का सारा आपको डिटेल आ जाएगी, बेसिक डिटेल। कि डिस्प्यूटेड है कि नहीं ये भी बस आता है। वो आपको, हाँ जी, उसमें कोई कोर्ट केस चल रहा है या नहीं चल रहा, हम्म, वो मॉर्गेज है, उस पे कोई लोन चल रहा है या नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट है या नहीं है, क्या उसका टाइटल क्लियर है, हम्म, बहुत ईज़ी है, आपको सिर्फ एक क्लिक पे आपको पता लग जाएगा। हम्म, उसके बाद हम्म, अगर आप किसी प्राइवेट बिल्डर से या प्राइवेट डेवलपर से हम्म, प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, हम्म, तो उसका भी बहुत ईज़ी हमारे पास, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे पंजाब में या हरियाणा में 2016-17 में एक नया बिल आ गया है, जिसको हम कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा। रेरा। रेरा सबने सुना होगा, बट बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक्चुअली है क्या? रेरा सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लिए है, नहीं, पैन पूरे इंडिया चलता है? पैन इंडिया चलता है, हर स्टेट का अपना-अपना रेरा है। हम्म, तो हम जैसे ट्राई सिटी में रहते हैं, तो हमें पंजाब और हरियाणा का एरिया पड़ता है, हम्म, तो मैं इसके रेरा की बात करता हूँ। ठीक है। तो ये रेरा 2017 में इम्प्लीमेंट हो चुका था यहाँ हम्म, पे। ये बेसिकली रेरा क्या है, आसान शब्दों में बताना चाहूँ अपने व्यूअर्स को, ये कंज्यूमर कोर्ट है फॉर प्रॉपर्टी। अच्छा। ये प्रॉपर्टी के लिए अलग ही कंज्यूमर कोर्ट बना दी गई है हम्म, सरकार द्वारा। हम्म, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के मैटर्स को ही डील करती है। ठीक। अब बैक टू माय क्वेश्चन, कि अगर आप प्राइवेट बिल्डर के पास जाते हैं। ज़मीन या प्लॉट खरीदने हम्म, जा रहे हैं, हम्म, तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाइए, हम्म, उस बिल्डर का, उस पर्टिकुलर कॉलोनी का हम्म, रेरा नंबर डालिए, हम्म, उसका ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आ जाएगा, हम्म, और वो कोई भी चेक कर सकता है। हम्म, उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, कोई हम्म, लॉगिन पासवर्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम्म, आप उस बिल्डर का प्रोफाइल, हम्म, उस कॉलोनी में क्या अमेनिटीज़ हैं, क्या हम्म, प्लॉट साइज़ेज़ हैं, हम्म, क्या जो मैंने प्लॉट लिया है वो वही साइज़ है जो मेरे को बिल्डर ने कमिट किया है, हम्म। ईच एंड एवरीथिंग उसमें आपको पता लग जाए। तो बहुत अच्छा। ईज़ी हो गया है। आज के टाइम में हम्म, 5-6 साल से बहुत ईज़ी हो गया है एक होम बायर के लिए, ये पता करना कि मैं जहाँ चीज़ मैंने सेलेक्ट की है, वो डिस्प्यूटेड है या क्लियर है। पहले मैंने बड़े केस सुने थे, हाँ जी, लैंड खरीद ली, बिल्कुल वो ठीक है। डिस्प्यूटेड है। हाँ, एक मूवी भी देखी थी, घोसला का घोसला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है जी। उसमें भी वो गुंडागर्दी तो होती वो तो रही एक है। चलो अलग इश्यू है, वो अलग इश्यू है। हम देखो बेसिकली क्या है, जिस शहर में हम रह रहे हैं, ट्राई सिटी की बात करूँ, यहाँ कोई गुंडागर्दी वगैरह ऐसा एज़ सच नहीं है। कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लॉज़ हैं, हम्म, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम्म, टच वुड।
और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, कस्टमर का ड्यूटी है ये कि आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करने जा रहे हैं या फाइनलाइज़ करने जा रहे हैं, वो पता उससे करें। पहले उसका टाइटल क्लियर करिए। हुँ, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। ये तो मैंने आपको बता दी, एक प्राइवेट बिल्डर का के लिए रेरा बता दिया, हुँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, गवर्नमेंट डेवलप्ड कॉलोनी के जो लिए उनकी वेबसाइट्स बता दी हाँ, इंडिविजुअल। जैसे पंजाब के लिए जैसे गमाडा। पंजाब के लिए गमाडा है, हुँ, मोहाली के लिए गमाडा है, हुँ, पंचकूला के लिए या हरियाणा के लिए एचएसवीपी है, ठीक जो है। कि जिसको हम पहले हुड्डा के नाम से जानते थे। हुँ, 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 तो अब उनका उसका नाम चेंज करके इन्होंने एचएसवीपी रख दिया है। हुँ, अब आ जाइए आप लैंड्स पे, हुँ, कि लैंड्स, हुँ, रॉ लैंड जिसको हम कहते हैं, कि एक हुँ, ज़मीन खरीदने जा रहे हैं। सिर्फ़ एग्रीकल्चर ज़मीन हो सकती है, वो कमर्शियल ज़मीन हो सकती है, वो रेज़िडेंशियल ज़मीन हो सकती है, जिसमें साइज़ेज़ बड़े आ जाते हैं। आपने सुना होगा एकड़ ऑफ लैंड, हुँ, हुँ, 1 एकड़ ऑफ लैंड, 1 हुँ, किला ऑफ लैंड हुँ, या कुछ हुँ, अपना मरला ऑफ लैंड, हुँ, वो होती है रॉ लैंड्स। हुँ, उनको चेक करने के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। हुँ, उसको हम कहते हैं एलएसआर, लीगल सर्च रिपोर्ट। ओके। ये लीगल सर्च रिपोर्ट आप किसी भी अपने नोन एडवोकेट के थ्रू करवा सकते हैं, जो इसको करते हैं। वो उसको आप उसकी बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है। आप हुँ, उसको उसके पेपर्स दीजिए, जो हुँ, भी आप चीज़ फाइनल करने जा रहे हैं, उससे हुँ, पहले उसको पेपर्स दीजिए अपने एडवोकेट को। हुँ, वो एडवोकेट आपको उसकी लीगल सर्च रिपोर्ट, जिसको हम एलएसआर कह देते हैं, हुँ, वो पूरी बना के हुँ, उसकी सारी छानबीन करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाके हुँ। वो आपको दे देगा। मतलब और आप आज के डेट में जी, लीगल तरीके से हर उपाय संभव है पता हर उपाय करने का संभव है। कि जो आप लेने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। बस सिर्फ़ आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, और आपकी ड्यूटी समझिए इसको, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि भाई मैं खरीदने कि जा भाई रहा हूँ मैं तो खरीदने जा रहा हूँ, मैं मेरे अपना पैसे लग रहे मनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, हैं। हुँ। तो इसको मैं पहले सारी इसकी चेक करूँ, फिर इसको इन्वेस्ट करूँ। ज़मीन को बाय करने के जी, संदर्भ में ऐसी एक और कॉमन सा क्वेश्चन है। जी, जैसे मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि ये 70% लोगों की समस्या होगी। होगी। इस चीज़ के बारे में 30% लोग शायद जागरूक हों बिल्कुल या ठीक है। आज हमारी बातचीत से जागरूक हो जाएँ क्योंकि जी, ये हम प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको। जैसे सपोज़ कीजिए कि क्या होता है एक शहर चल रहा है, मैं भी इस एक बड़े शहर में रह रहा हूँ। जी, तो हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पहले 2-4 सालों में पहले कुछ नहीं था। फिर हम एकदम से देखते हैं कि यहाँ पे एकदम से ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन चालू होगी, बिल्कुल तो ठीक पता है। चलता है कि भाई यहाँ तो ज़मीन बिक रही थी घर ले रहने के लिए बिल्कुल ठीक या है। यहाँ दुकान बिक रही थी जी, जी, और फिर लोग कहते हैं कि हमें उस टाइम ले लेना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे जैसे इंसान को तो पता ही नहीं लगता है कि कहाँ पे कौन-सी ज़मीन बिक रही है जी, या कोई जी, लैंड बिक रहा है कि उसको भाई बिज़नेस पर्पज़ से भी हम बिल्कुल खरीद ठीक के है। ले लें कि बाद में चलो बिल्कुल ये ठीक है। करेंगे। तो ये कैसे पता चलता है? देखिए, बेसिकली क्या है, इसके लिए आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र, आपका जो भी जिससे भी आप जुड़े हुए हैं मार्केट में, हुँ, जो कि आपको प्रॉपर्टी की एडवाइस करता है, हुँ, उसका रोल बहुत अच्छे से आ जाता है। तो आप उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी टच में हैं, हुँ, उससे आप रेगुलर अपडेट्स लीजिए, हुँ, या फिर आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है जी, इंटरनेट का ज़माना है। हुँ, ऑनलाइन सरकार की, गमाडा की, एचएसवीपी की साइट्स पे ऑक्शंस चल रही हैं, हुँ, उस पे सारे मास्टर प्लान्स हैं। हुँ, उस मास्टर प्लान्स में आपको सारा बताया गया है हुँ। कि अगले 10 या 20 साल में हमारी सरकार हमारे एरिया में क्या करने जा रही है। तो आपको उससे सारा का सारा जैसे कि अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में मेट्रो। जी, अब मेट्रो पे आते हैं हम, हुँ, कि जैसे कि रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर्स में ऑनलाइन बहुत चल रहा है कि मेट्रो अप्रूवल हो हुँ, गई है हुँ, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, हुँ, जो कि बहुत देर से पेंडिंग पड़ी थी। हुँ, ये अभी फाइनली अप्रूवल हो गई है, हुँ, और जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि 1 अप्रैल 2024 से इसका काम स्टार्ट होगा। होने जा रहा है, और ये बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा हमारी ट्राई सिटी के लिए। अगले 15-20 साल का अगले 15-20 जी, साल के टेन्योर की रिपोर्ट डली होती है वेबसाइट डली पे कि होती है हम ये वेबसाइट पे। करेंगे। ये करेंगे नहीं, कि जस्ट एक ओवरव्यू होता है उस रिपोर्ट का, यहाँ कि ऐसा-ऐसा हो हम सकता है। इस एरिया में हुँ, ये हाईवे निकालेंगे, हुँ, ये रोड निकालेंगे, ये हुँ। कमर्शियल निकालेंगे, ये रेज़िडेंशियल अच्छा निकालेंगे, फिर वो ये देखिए और इंडस्ट्री उसके हिसाब निकालेंगे। से बाय यस, कीजिए। तो ये बहुत बड़ा रोल आ जाता है हुँ, कि आप कितने एक्टिव हैं हुँ, अपने इसको लेके, हुँ, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके कितने एक्टिव हैं, हुँ, और हर चीज़ अवेलेबल है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है
कि हर चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ आपको ढूंढना है, ढूँढना है। या एक प्रॉपर्टी एडवाइजर रख लीजिए, एडवाइज़र रख जो लीजिए। आपको बताता रहे कि भाई यहाँ बस। खरीद सकते हो, तो वो शायद उसी चीज की पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसका काम ही ये है, आपको एडवाइस करना। मतलब सारी दुनिया ही टेक्निकल होते जा रही है। जी, देयर इज अ मैन फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग। आपको घर बैठे हर चीज़ मिलती है। हुँ। ऑनलाइन आप किसी भी प्रॉपर्टी को बैठे हुँ। गूगल मैप्स पे उसकी एक्चुअल पिक्चर, उसकी सारी रोड्स, उसकी लोकेशंस में, उसके नेबर में क्या है, हुँ। वो आप स्ट्रीट व्यू करके एक ऑप्शन है गूगल मैप्स का, हुँ। वो आप फ्री में चेक कर सकते हैं। ठीक, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ज़मीन खरीदने के बारे में आपने अच्छा बता दिया। जी। मतलब मुझे लगता है काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये बिल्कुल, सारा। बिल्कुल। अब जब ज़मीन खरीद ली जाती है, फिर बंदा घर बनाने जाता जी, है। तो जैसे पहले के लोग थे, वो सारा का सारा घर खुद खड़े होकर के बनवाते थे। बिल्कुल ठीक है। नाउ वी नो दैट देयर आर कॉन्ट्रैक्टर्स, जी, जो घर बनाते हैं आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें भी 2 टर्म है, विद मटेरियल एंड विदाउट विदाउट मटेरियल। मटेरियल। माने आपको घर बनाना है तो वो मटेरियल भी वो देंगे, जी, और विदाउट। तो जिसके पास समय नहीं है, हाँ जी। अब जैसे मटेरियल लेने में आप देखते हो राजस्थान से मार्बल्स आते हैं, जी, जी। आपने बिल्कुल भी ठीक है। लगाए हैं, बिल्कुल आपने ठीक अपनी है। सोसाइटीज में बिल्कुल भी ठीक है। इस्तेमाल किया, हमारे भी घर में लगा। जी, तो इतना समय जिसके पास नहीं हो, या जो इतना एक्सप्लोर नहीं कर सके, उसके पास तो कॉन्ट्रैक्टर का ऑप्शन आता है। बिल्कुल आता है। फिर बाद में पता चलता है कॉन्ट्रैक्टर ने ये घपला कर दिया, वो घपला कर दिया। जी। तो पहले तो ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ बनाना ठीक होता है या नहीं ठीक होता? अगर ये ठीक है, जी, तो हम कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा कैसे करें? बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक आम आदमी को, एक होम बायर को घर बनाने का द वेरी फर्स्ट स्टेप वो क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको एज़ अ होम बायर रियलाइज़ करना है कि क्या आप उसको टाइम दे सकते हैं? हुँ। क्या आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है अपनी जॉब के या बिज़नेस के अलावा, हुँ। कि आप अपने घर के लिए हुँ। कुछ घंटे दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हुँ। पहला केस है कि आप टाइम दे सकते हैं हुँ। और आपको कितनी नॉलेज है। हुँ। हर चीज़ के लिए प्रोफ़ेशनल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लाइक आर्किटेक्ट, एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर, तो ये आप पहले हायर करिए। हुँ। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है, हुँ। अगर आप उसको टाइम डिवोट कर सकते हो, मटेरियल परचेज़िंग खुद रख सकते हो, हुँ। तो आप सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट दीजिए लेबर के लिए। ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया फॉर हुँ। लेबर ओनली, हुँ। उसकी सिर्फ़ लेबर सर्विसेज़ लीजिए। हुँ। मटेरियल आपके आर्किटेक्ट ने आपको एडवाइस करना है, हुँ। आपको मार्केट ट्राई करके, चूज़ करके, मँगवा के कॉन्ट्रैक्टर को हुँ। ऑन टाइम दे देना है साइट। हुँ। वो सिर्फ़ बनाएगा। वो सिर्फ़ बनाएगा, जैसा उसकी सिर्फ़ आर्किटेक्ट लेबर ने सर्विसेज़ होंगी। डिज़ाइन करके दिया होगा, वो वैसा वो बनाएगा। वैसा बनाएगा। उसको मॉनिटर करने के लिए सिविल इंजीनियर भी अवेलेबल हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेज़ में ओके। मार्केट में। आप सिविल इंजीनियर अपॉइंट करिए वहाँ पे। एक घर के लिए 1 से 2 सिविल इंजीनियर बहुत है। 2 सिविल इंजीनियर लग जाते हैं? अगर आपका घर बड़ा है तो 2 सिविल इंजीनियर्स, अगर आपका घर नॉर्मल साइज़ का है, 200-250 गज का है, तो 1 सिविल इंजीनियर हुँ। बहुत है। हुँ। उस सिविल इंजीनियर को आप अपॉइंट करिए, हुँ। उसको आप सैलरी बेसिस पे अपॉइंट करिए हुँ। और वो सारी चीज़ें चेक करेगा कि जो आर्किटेक्ट ने ड्राइंग में दिया है, क्या कॉन्ट्रैक्टर ने उसी हिसाब से बनाया है या नहीं बनाया। हुँ। तो बहुत ईज़ी हो जाता है उससे आपके हुँ। लिए, हुँ। और आप अपना मटेरियल सिर्फ़ आपने परचेज़ करके, अपना ट्राई करके, हुँ। ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। हुँ। 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 अब बात करते हैं केस 2 की, जिसमें होम बायर के लिए या जो भी कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है अपनी बिल्डिंग या घर, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरे तो जैसे लोग। आपके जैसे लोग, जिसके जो सारा टाइम अपने काम में बिज़ी हैं या अपनी जॉब में बिज़ी हैं, तो उनको बिना कुछ सोचे-समझे विद मटेरियल, जिसको हम ईज़ी लैंग्वेज में टर्नकी बेसिस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए घर ठीक है। का, जो कि आपको डे 1 से लेके, आपकी फाउंडेशन से लेके, आपका पूरा कंप्लीट घर हुँ। शिफ्टिंग की स्टेज में बना के डिलीवर कर देंगे। वो सब कुछ करके देते हैं। वो सब कुछ करके देती है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। आपका सारा वो डिपेंड आप पे करता है, आपने किस लेवल का वो करवाना है। हुँ। इंटीरियर फाउंडेशन से लेके इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग। हुँ। आपको उसमें फर्नीचर भी चाहिए उनके थ्रू, वो भी सारा कुछ सिर्फ़ आपको अपना क्लोथ्स बतौर लेके। एक आम इंसान, जी, सपोज़ करो मैंने अपना घर कॉन्ट्रैक्ट पे, या शुद्ध भाषा में कहें तो ठेके पे दे दिया। बिल्कुल ठीक है।
कि भाई तुम मेरे को बना के दो। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आपने पहला एक शब्द उठाया मोरल ड्यूटीज, कि मोरल भाई तुम ड्यूटीज। जमीन खरीदने जा रहे हो, तुम्हारी है, तुम पैसा लगा चुके हो, जी लेकिन लगाने से पहले ये चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे फिर कुछ मोरल ड्यूटीज बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए जी, भाई मैं बिल्कुल क्या है। चेक करूं। बल्कि यहाँ पे ज्यादा मोरल ड्यूटी आपकी हम्म रोल प्ले करेगी। हम्म आपका ड्यूटी है कि आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के पास ना चले जाओ जिसकी मार्केट रेपुटेशन खराब है, या जिसने पुरानी जो डिलीवरीज करी हैं अपने प्रोडक्ट्स की, उसमें कुछ ना कुछ फ्लो छोड़ दिया, या कोई डिस्प्यूट है पुरानी ये मुझे कैसे फैमिलीज पता के साथ। चलेगा? देखिए फिर वही बात आ जाती है ऑनलाइन। जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर, आप अपने आर्किटेक्ट से, जो भी आर्किटेक्ट फाइनलाइज करते हैं उससे आप ऑप्शंस लीजिए। तो पहले अच्छा आर्किटेक्ट फाइनल करिए, फिर उससे सलाह लीजिए फिर कि हम उससे सलाह कॉन्ट्रैक्टर कौन लीजिए। सा लें। अगर आपको उससे सलाह भी नहीं लेनी, तो अगर आपके बाकी सोर्सेज हैं कहीं भी, हम्म, कोई आपके फ्रेंड ने, जान फैमिली पहचान में वाले किसी ने, रिश्तेदार। जान पहचान वाले ने हम्म कभी बनवाया हो, हम्म आप उनसे ऑप्शंस लीजिए हम्म और 4 से 5 ऑप्शंस लीजिए। हम्म, फिर उन चारों पांचों ऑप्शंस पे वर्क करिए। चलो ऑनलाइन उनके रिव्यूज, उनकी वेबसाइट्स चलो एक पे चेक ठीक करिए। कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। जी। फिर हम क्या 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 देखना चाहिए? उसके बाद उस जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए आपने सेट कर लिया कि मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टर को हम, हम्म मिस्टर ए बिल्डर को हम फाइनल करने जा रहे हैं कि जो हम्म मेरा घर मेरे को हम्म डे 1 से लेके हम्म एंड तक, मेरी शिफ्टिंग की स्टेज तक कंप्लीट हम्म करके देगा। हम्म, उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि, उस बिल्डर को बोलिए कि मुझे अपनी पुरानी लेटेस्ट डिलीवरीज दिखाओ। अच्छा। जो भी आपने साइट्स करी हैं हम्म उसकी मेरे को विजिट्स करवाओ। हम्म 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 जहाँ जो साइट्स चल रही हैं उसकी अंदर से भी विजिट करवाओ, हम्म जो साइट्स कंप्लीट हो चुकी हैं उनकी बाहर से विजिट करवाओ, हम्म, और उन कस्टमर से रिव्यूज दिलवाओ जो भी आपके पास्ट कस्टमर्स रहे हैं। अच्छा। तो उससे आपको सारा का सारा हम ऐसा उसको बोल सकते हैं क्लियर कि हो भाई जाएगा। दिखा क्या क्या बनाया बिल्कुल आपका राइट है। एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आपका राइट है। आपने उसको पैसे देके उसकी सर्विसेज को वेल करा है, तो आपका राइट है कि आप उससे पूरा चेक करके उसकी पास्ट डिलीवरीज को देखते हुए फिर ही आप उसको फाइनलाइज करें। हम्म। तो ये ज़रूरी हो जाता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। और मटेरियल का अश्योरेंस कैसे लिया जाता है कि कोई मटेरियल लग रहा है वो सही क्वालिटी का है? हाँ, बिल्स चेक करें। बिल्स चेक करिए। बिल्स चेक के अलावा आप अपनी सर्विसेज लीजिए सिविल इंजीनियर की, हम्म, जो इस चीज़ के नॉलेजेबल हैं, जो माहिर हैं। उससे चेक कराओ कि उनसे भैया चेक ठीक चल कराइए, रहा है कि नहीं। आर्किटेक्ट से चेक करवाइए हम्म कि जो भी मेरा मटेरियल लग रहा है यहाँ पे, हम्म कि क्या वो सही है या इसमें कोई कमी है। हम्म तो वही हर चीज़ का, वही मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने पहले रिपीट करी थी बात, हर चीज़ को करने का एक तरीका है। हम्म अगर आप उस तरीके को, उस सिस्टम से करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, जब आप उस सिस्टम से बाहर चलते हैं तो आपको परेशानी आनी शुरू होती है। कोई भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रोफेशनल टीम, एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर, एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट या बिल्डर ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कही जी आपने। अच्छा, जब मान लीजिए घर बन जाता है, जी। या घर बनने के बीच में एक टर्म होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और एक लैंड से जुड़ता हुआ टर्म है, जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो कहते हैं इंतकाल। जी। ये दोनों क्या चीजें हैं? पहले मैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम्म, पहले मैं बात करूंगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट की। ठीक है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम कहते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओसी कह देते हैं। ओके। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपने घर बना लिया है, अब आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया है या नहीं किया है, तो उसको आप चेक करवाएंगे। हम्म तो आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, अपना ओसी अप्लाई करेंगे, कंप्लीशन हम्म सर्टिफिकेट अप्लाई अप्लाई करेंगे, जो भी आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पड़ता है आपके हम्म एरिया में। हम्म वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी टीम भेजेगी, हम्म वो चेक करेगी कि क्या गाइडलाइंस फॉलो करी हैं या हम्म नहीं करी हैं। अगर कुछ भी उसमें कमी होगी या फ्लो होगा, वो आपको बता देंगे, इसको रेक्टिफाई करके दोबारा अप्लाई करिए। हम्म अदरवाइज वो आपको विद इन सर्टेन टाइमलाइन आपका ओसी इशू कर देंगे। ओसी इशू होने के बाद ही आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा, हम्म, उसके बाद ही आपको परमानेंट वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। उससे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन ही मिलता है। ओके। घर बनाने से पहले जो पावर का कनेक्शन मिलता है वो टेम्पररी वो होता है, टेम्परेरी होता है, वो और सिर्फ जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए होता अप्रूवल है। ले लेंगे कि हाँ मैंने गाइडलाइंस को फॉलो किया, तो आपके नाम पे वो बिल जी ऐसा जनरेट हाँ, होने वाला सिस्टम होता है ना। ओसी बहुत ज़रूरी हो जाता है हम्म किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी कंज्यूमर के लिए, क्योंकि उसमें
सारा कुछ चेक हो जाता है कि क्या बिल्डिंग रहने के लिए सेफ है या मैं नहीं है। आपसे पूछने ही लगा था कि अगर जी। वो सीट नहीं लेते तो क्या होता है? हाँ, तो आपने बता ही दिया कि बिजली कनेक्शन बिजली परमानेंट कनेक्शन, नहीं पानी मिलेगा। कनेक्शन ही नहीं मिलता, हुँ, आपका प्रॉपर उसका अप्रूवल ही नहीं मिलता हुँ, और आप एक उसमें उसमें आपने गैप छोड़ दिया, हुँ, पता ही नहीं है कि वो बिल्डिंग रहने के लिए सेफ है या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, हुँ, उसकी दिक्कत आपको ही आएगी और किसी को नहीं आएगी। हुँ। तो और उसी ये ज़रूरी हो जाता इंतकाल क्या होता है? है। इंतकाल, इंतकाल इज़ रिलेटेड बेसिकली विद लैंड्स हुँ, या प्राइवेट प्लॉट्स। हुँ, अ, उसमें क्या होता है कि आपने रजिस्ट्री तो पता ही होता है सबको कि हुँ, रजिस्ट्री क्या होती है। हुँ, हुँ, हुँ। रजिस्ट्री का मतलब घर का आपने पंजीकरण। पंजीकरण, हुँ, इसको हिंदी में हम बोलेंगे घर हुँ, का पंजीकरण, हुँ, टाइटल डीड रजिस्ट्रेशन हुँ, या हुँ, सेल हुँ। डीड रजिस्ट्रेशन। राइट। आपने अपनी घर की रजिस्ट्री करवाई, हुँ, जिससे भी आपने खरीदा था वो घर, उसके हुँ। नाम से आपके नाम पे या लैंड खरीदी थी। लैंड खरीदी, उसके नाम से आपके लैंड का नाम भी पे होता ही है इंतकाल सेम वापस सेम 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 प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है। ठीक है। तो आपने उससे खरीदी, उसके नाम से आपके नाम ट्रांसफ़र हो गई है हुँ, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, रेवेन्यू हुँ, डिपार्टमेंट में, हुँ, तो आपके पास रजिस्ट्री आ गई है उसकी। उसके बाद उस रजिस्ट्री को रेवेन्यू रिकॉर्ड में हुँ, चढ़ाने के लिए हुँ। उसको हम क्या देते हैं म्यूटेशन, ओके। इंग्लिश में क्या देते हैं म्यूटेशन हुँ, ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सेल डीड, हुँ, उसकी म्यूटेशन, हुँ। और हिंदी में क्या देते हैं हम इंतकाल, अच्छा, हिंदी या पंजाबी में हम क्या देते हैं इंतकाल। ठीक है। ये होता है म्यूटेशन हुँ, कि वो जो आपकी सेल डीड रजिस्टर हुई है हुँ, कि क्या वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। हुँ, तो उसका भी एक प्रोसेस है। आफ्टर रजिस्ट्री आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने नियर बाय जहाँ भी आपकी रजिस्ट्री हुई है उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है। बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, और अपनी रजिस्ट्री की कॉपी और सर्टेन डॉक्यूमेंट्स केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देके आपको उसका इंतकाल करवा लेना है। तो अप्रॉक्सीमेटली विद इन 30 डेज़, मैक्सिमम 30 डेज़ में आपका इंतकाल हो जाता है। हुँ। तो उसको फिर आपको चेक करना है, ये आपकी ड्यूटी है। ये मतलब फिर अगर मुझे मान लो सपोज़ करो घर बना लिया जी, और बेचना है, तब भी मुझे इन सारे प्रोसेसेस में फॉलो मतलब करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, अगर मुझे आप इन इन्वॉल्व होना प्रोसेसेस को पड़ेगा। फॉलो नहीं करेंगे तो जब आप सेल करेंगे इसको फ्यूचर में तब आपको परेशानी आएगी। अगर ओके, आपके पास ओसी नहीं है, अगर आपके पास म्यूटेशन या इंतकाल नहीं है, तो आपको एट द टाइम ऑफ सेल बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। वो नहीं बिकता। तो हम नहीं बिकता, तो इसीलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हो जाती बनाने से लेकर के घर बनाने को लेकर के एक छोटा-सा लास्ट हैं। क्वेश्चन, जी, फिर बना बनाया घर खरीदने पे आ जाएँगे जी, जी, कि देखिए जैसे अभी हम पंजाब में बैठे हैं, आप पंचकुला में रहते हैं जो हरियाणा का पार्ट आ जाता बिल्कुल है। ठीक है। तो जब घर बनाने चलते हैं, जी, जिसको आप ओसी कह रहे हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जी, तो इसमें रूल्स फिर जैसे कंस्ट्रक्शन रूल्स अलग-अलग क्यों हैं? जैसे हरियाणा के किसी आर्किटेक्ट को पकड़ो तो कहेगा कि यहाँ पे 3 फ्लोर अलाउड है, जी, मतलब जी, आप 3 फ्लोर तक ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड यू कैन कंस्ट्रक्ट। बिल्कुल ठीक है। पंजाब में आते हैं तो शायद 2 फ्लोर की लिमिट है या कुछ इस तरह का है या कुछ कुछ ना कुछ जी, बैकयार्ड में कितना एरिया छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो ये अलग क्यों होता है? देखिए एक्चुअली प्रोफ़ेशनली, टेक्निकली ये चीज़ें अलग नहीं हैं। ओके, एक ये मिथ है मार्केट में कि हरियाणा के नॉर्म्स अलग हैं या पंजाब के नॉर्म्स हैं, अलग हैं। अलग हैं, किसी और स्टेट के भी ऐसे ही अलग हैं, हो सकते हैं, थोड़े बहुते, थोड़े बहुत हैं। उसमें वो जो अलग की डेफ़िनेशन है वो सिर्फ़ 10 से 20% ही है। 80% रूल्स कॉमन है, 80% रूल्स कॉमन हैं, जो बेसिक रूल्स हैं वो कॉमन हैं। चाहे वो कोई भी शहर है किसी स्टेट का, चाहे वो कोई कोई भी भी शहर है, किसी बड़ा भी छोटा स्टेट का कुछ भी। है, कुछ भी है। हुँ, तो जो जैसे आपने बात करी कि हरियाणा में 3 स्टोरी अलाउड है, पंजाब में 2 स्टोरी अलाउड है, ऐसे नहीं है। हुँ, पंजाब में भी 3 स्टोरी अलाउड है। ओके, हर एरिया का अपना-अपना रूल है, हर एमसी का, हर एडमिनिस्ट्रेशन का हुँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हुँ, वही 10 से 20% का डिफरेंस है। हुँ, जो बेसिक है वो सारा सेम है, हुँ, तो उसमें कोई एज़ सच वो नहीं है, वो तो आपको फिगर आउट करना है कि आपको एरिया कौन-सा सूट करता है, हुँ, आप उस एरिया में ही अपना प्लॉट या घर खरीदिए हुँ। और उसके हिसाब से चलिए। कुछ भी मिथ है कि अलग हैं रूल्स, अलग हैं बट वो 10 से 20%। अच्छा एक बात बताइए। जी, और हुँ, इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा चीज़, जी, जी, जी। हम जो ट्राई सिटी के रेज़िडेंट्स हैं, ट्राई सिटी से मेरा मतलब है मोहाली, पंचकुला, मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो ये सारा ट्राई सिटी का पार्ट आ जाता है। तो ट्राई सिटी का मेरा मतलब है कि इसमें जो रहने वाले रेज़िडेंट्स हैं हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हमें 3 एडमिनिस्ट्रेशंस पड़ती हैं, हुँ, मोहाली की एडमिनिस्ट्रेशन, हुँ, चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन हुँ, और हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेशन। हुँ, तो सबके रूल्स
जो मैंने बताया 10 से 20% के अलग हैं, तो आपको एक फ्रीडम मिल जाता है चूज़ करने का कि आपको कौन-सा रूल फ़ेवरेबल है। आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी होती है। अच्छा देखिए, जैसे जी। सपोज़ करते हैं कि एक बंदा किसी एक स्टेट में रहता है। जी, जैसे सपोज़ कीजिए हम पंजाब में हैं और अब अगर मैं हरियाणा में एक लैंड खरीदना चाहूँ, जी, बनाने के लिए ही, जी। तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप इंडियन रेज़िडेंट हैं, हुँ, इंडियन सिटीज़न हैं, इंडियन हुँ, सिटीज़नशिप है आपके पास, हुँ, तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, हुँ, थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा टॉपिक, उसमें हुँ। नहीं जाते। कुछ जैसे हिमाचल एक्सेप्शंस में कुछ जैसे हिमाचल में कुछ नियम है। एक्सेप्शंस हैं, हुँ। उसमें लीज़ ही बेसिकली अगर हम खरीदने चलेंगे, हाँ, तो जो मेरा ओपिनियन है वो ये कहता है कि अगर वो ओपन कर देते हैं कि भाई खरीदो, जी, तो कोई भी खरीदेगा, जी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खरीदेंगे बिल्कुल ठीक है। और वहाँ का जो बेसिक नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हुँ, ऐसा मुझे हिमाचल के बारे में लगता है ठीक है। कि आप जाओ और आपने जाकर के जी 20 प्रॉपर्टीज़ खरीदी, वहाँ के आम आदमी के लिए कुछ नहीं बचेगा हाँ, और ये ग्रीनरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जैसे आज की डेट में हम मोहाली को भी देख रहे हैं, जी, 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 इतना जी, सारा कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ठीक है। कुछ साल पहले एक क्लाइंट मेरे दिल्ली से आए थे। जी, तो वो आए, दोपहर का समय था, हाँ जी, मेरे को कहते सर आपका तो शहर बहुत अच्छा है। जी, 16-17 की बात है, बिल्कुल ठीक 2016-2017। है। तो मैंने कहा हाँ मैम अच्छा तो है। कहते यहाँ ट्रैफिक ही नहीं है। वो दिल्ली से आए थे, दिल्ली में तब भी इतना हाई डेंसिटी बिल्कुल ठीक है, ये था और तब यहाँ पे ऐसा नहीं था। लेकिन आज जब मैं यहाँ शहर में निकलता हूँ, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाने में मुझे समय बहुत सारा लग जाता है। बिल्कुल लगता है जी। इतने सारे लोग हैं, ट्रैफिक जी, है, जी, तो जी। अर्बनाइज़ेशन के नाम पे हम थोड़े ज़्यादा ही एडवांस नहीं होते जा रहे? देखिए ज़रूरी भी है। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हुँ, अर्बनाइज़ेशन ज़रूरी है। हुँ, तो इस चीज़ को तो जैसे-जैसे हिंदुस्तान बढ़ेगा, हुँ, तो अपने जो एरियाज़ हैं वो भी ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे, हर चीज़ ग्रो करेगी। ठीक है। चलो बनाने से निकल के बना-बनाया खरीदने पे आते जी, हैं। अब वहाँ पे ये सारा प्रोसेस ओमिट हो जाता है। बिल्कुल हाँ, ठीक है। चलो ये ज़रूर देख लो कि भई ये डिस्प्यूटेड हाँ जी, घर तो नहीं है, तो उसका भी सेम प्रोसेस होता बिल्कुल ठीक है, होगा। बिल्कुल सेम है। तो अ, एक घर या एक पूरी सोसाइटी, जी, सोसाइटी की जब बात करेंगे तो आपकी आपका जो काम है, उस पे सवाल पे आऊँगा। अभी बिल्कुल सिर्फ़ ठीक है। एक कंज़्यूमर बेस पे। जी, तो जैसे सपोज़ करो कि एक सोसाइटी बन गई, कोई भी एक्सवाईज़ेड सोसाइटी ले जी, लो। आपका ही ले लेते हैं बिल्कुल लीडस्टोन ठीक है। अपार्टमेंट्स। जी, तो मैं वहाँ जाता हूँ घर खरीदने के लिए कि जी, भाई मुझे घर खरीदना है। बिल्कुल ठीक है। तो आपका एक एजेंट होगा, जी, जो मुझे एक सैंपल फ्लैट दिखाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो बड़ा सजा-धजा सा होता है। जी, तो मुझे अब एक फ्लैट खरीदने से पहले क्या-क्या देखना चाहिए? आप जो एक सैंपल फ्लैट में दिखाते हो, जी, उसमें से आप क्या-क्या देते हो? क्योंकि वहाँ तो सब कुछ लगा होता है। बिल्कुल वहाँ तो ठीक है घुस बात। के ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए बंदा यहीं रह जाए, बड़ी बिल्कुल अच्छी ठीक है, चीज़। मैं बिल्कुल ठीक है जितनी बात। बार भी अपने घर बनाने के प्रोसेस में गया हूँ, जिन भी बिल्डर्स के देखे, तो जी, मुझे हर किसी का ही अच्छा लगा है। बिल्कुल ठीक है बात। क्यों इतने तरीके से? और एक बड़ा कॉमन सा टर्म वो यूज़ करते हैं कि आपका कारपेट एरिया इतना होगा जी। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब क्या होता है? देखिए बेसिकली क्या है, आपको वैसे ही फिर दोबारा बताऊँगा, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है आर्किटेक्ट को हायर करने का या कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने का, आप इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप बना-बनाया या अंडर कंस्ट्रक्शन किसी बिल्डर के थ्रू, हुँ, किसी बिल्डर की सोसाइटी में हुँ, या गवर्नमेंट की सोसाइटी में, हुँ, उसमें आप खरीदें। हुँ, अपना घर, हुँ, अपना फ्लैट, हुँ, कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, हुँ, उसमें खरीदें। तो उसमें क्या है, जब आप उसको देखने जाते हैं, तो नो डाउट प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, हुँ, तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में सैंपल फ्लैट दिखाते हैं आपको बिल्डर्स। तो हुँ, वो सैंपल फ्लैट क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट होता है हुँ, विद फर्नीचर एंड एवरीथिंग। हुँ, उसका मतलब होता है कि अगर आप ये चीज़ चाहते हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं दे सकते हैं आपको हुँ, बना के, बट ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग बढ़ एक्स्ट्रा जाती होगी, है। बढ़ जाती है। अगर आपको सिर्फ बेसिक चाहिए, तो हर बिल्डर जो रेप्यूटेड बिल्डर है या उस बिल्डर की रेरा की रजिस्ट्रेशन पे, रेरा के नंबर पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि उस बिल्डर ने क्या-क्या एमेनिटीज़ दी हैं। दी हैं। उस बिल्डर के बायर एग्रीमेंट में मेंशन होगा
कि उस बिल्डर ने हम आपको ये देंगे। बेसिकली जो आपने उससे प्राइस डिसाइड की है, फाइनल की है, उसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है, तो वो दिखाएगा। अब हमने अपनी सोसाइटी में क्या किया था, मैंने अपनी सोसाइटी में क्या किया था, हमने सैंपल फ्लैट के साथ एक बेसिक फ्लैट भी कंस्ट्रक्ट करा था कि ताकि कस्टमर को कन्फ्यूजन ना हो बढ़िया है कि उसको है ना कि क्या हाँ भाई देखो अगर आप बिल्कुल। ये सारा सामान निकाल देते तो आपका तो घर ये आपको ये मिलेगा एज इट ऐसा इज, दिखेगा। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये 99% आपको 99.9% एज इट इज ये मिलेगा बेसिकली। अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप उसकी अलग से कॉस्टिंग शीट है, वो आप बैठ के सेल्स टीम के साथ डिस्कस करके उसको परस्यू कर सकते हैं। जी ओके, तो आप देखिए मतलब जाइए देखिए और एक उनको बोलिए कि अगर आपके पास एक विदाउट एनी एमिनिटीज जो आपने एडिशनल लगा रखी है जी उसके बजाय भी अगर आपके पास कुछ है तो दिखा तो दीजिए। दिखा दीजिए। ऐसा अदरवाइज होता है। वो भी नहीं होता तो उनसे एक रिटन में एक स्पेसिफिकेशन शीट होती है बिल्डर की बनाई हुई, वो मांग वो एक बार लीजिए। मांग लीजिए और उनसे समझ लीजिए, रिटन में ले लीजिए कि आपको इसमें क्या-क्या मिलने वाला है और क्या-क्या नहीं मिलने वाला। तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा डिसीजन लेने के लिए कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपने अभी एक लाइन बोली कि अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है जी किसी बिल्डर की तरफ से तो वो एक सैंपल फ्लैट बना करके रखते हैं और वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं। जी देखिए एक आम आदमी अगर सपोज करते हैं चंडीगढ़ जैसे शहर की और वो 80-90 लाख रुपए का 1 करोड़ का बजट लेके चलता है। जी अगर हम मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली यहाँ पे बात करेंगे तो सेम आर्किटेक्चर वहाँ 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे रेट्स हो गए। बिल्कुल ठीक है। इतना पैसा कोई डालने को राजी होता है, चाहे लोन पे, चाहे इस पे। जी और कितने सारे केस हुए हैं जब डेवलपर दे जस्ट वो भाग गए। जी मैंने पैसा डाल दिया, जी चंडीगढ़ के भी केसेस हैं बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे पोजीशन नहीं मिल रहा, जी मतलब मुझे आधिकारिक तौर पे मेरा फ्लैट नहीं नहीं मिल मिल रहा। रहा। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली क्या है, उसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। मे बी वो बिल्डर फ्रॉड निकल जाए, कोई नया बिल्डर है वो फ्रॉड निकल जाए, या उसकी कोई परेशानी आ जाए, या उसकी जो उसने सेल किया था कॉस्टिंग एस्केलेशन हो गई, पूरा ना कर पाए उसको। तो उसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, उसके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकते हैं, कुछ अप्रूवल में दिक्कत आ गई है। तो अगर वो प्रोजेक्ट रुक जाता है तो फिर मैं वही वापस आऊँगा अपनी काम पे, रेरा। हुँ, तो रेरा का बहुत बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पे। हुँ, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। रेरा इज़ फॉर योर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है रेरा। हुँ, रेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर, अगर कोई ऐसी डिस्प्यूट में आप फँस जाते हैं, सेफ एंड सिक्योर आपको वापस कराया जाए। आप रेरा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ऐसा हुआ है, हुँ, हो रहा है, ये रियलिटी बन चुकी है। हुँ। तो आपको डरने की या घबराने की या ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे साथ कल को फ्रॉड ना हो जाए। एक आम इंसान तो बेचारा डरेगा ही ना यार। बिल्कुल डरेगा। 30-40 मैं लाख रुपए सपोज़ करो वो लगा बिल्कुल चुका ठीक है, है 1 बिल्कुल ठीक करोड़ है, में। बिल्कुल ठीक है। 30-40 लाख सुनने में बड़ा आसान लगता है। हम फ़िल्मों में देखते हैं या जी, ऑनलाइन सेलिब्रिटीज़ पे सुनते हैं उनको 50 लाख मिल गया, ये मिल बट ये अमाउंट बहुत बड़ी है। जी, जी, बिल्कुल है। एक आम इंसान के हिसाब से अगर आप देखें तो 30-40 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है बहुत जो बड़ी उसको अमाउंट है। अभी इतना ही और शायद देना है जी, और वो उसका अटक गया। जी, तो उसको झटका तो लगेगा ही। लेकिन चलो ये आपने बताया कि अगर ऐसा हाँ, कुछ हो जाता है तो रेरा में कंप्लेंट किया जा सकता है। कंप्लेंट किया तो जा सकता है। इन जनरल कितने समय में सुनवाई आ जाती है इन चीज़ों की? देखो, जो रेरा का जी प्रोसेस है वो बहुत फ़ास्ट ट्रैक है। वो हुँ, बनी ही वो अथॉरिटी, वो ऑर्गनाइज़ेशन इसीलिए बनाई गई है कि आप लोगों को, आप कंज़्यूमर्स को प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से बचाया जा सके और जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है अपने घर में, अपनी प्रॉपर्टी में, उसको सेफ एंड सिक्योरली मैनेज करा जाए। वापिस मिलता है वो पैसा? वो वापस मिलता है। और एक इसमें एक टर्म ऐड करना चाहूँगा, रेरा ने बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बना दिया है इसी हुँ, चीज़ को रोकने के लिए, हुँ, मिनिमाइज़ करने के लिए, हुँ, फ्रॉड्स को, पैसा डाइल्यूट होने को, हुँ, कोई लेके भाग ना जाए बिल्डर, उसके हुँ। लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बना दी है, उसको हम कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट। ओके। तो बहुत ही कम लोगों को इसकी नॉलेज है, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा एक ईज़ी लेमन लैंग्वेज में कि बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एस्क्रो अकाउंट है क्या? हुँ, एस्क्रो अकाउंट रेरा
में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले मैंडेटरी है, किसी भी बिल्डर के लिए मैंडेटरी है, उसका कोई लूप होल नहीं है, कोई सेकंड वे नहीं होता है, क्या है? कोई वे आउट नहीं है। ये होता क्या है, मतलब करवानी तो पड़ेगी ही करवानी तो if पड़ेगी you are ही a builder. पड़ेगी। इफ यू आर अ बिल्डर, इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, हम्म, इधर होम और कमर्शियल वट एवर इट इज, हम्म। आपको एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। एस्क्रो अकाउंट एक बैंक अकाउंट है। अच्छा। बेसिकली जो भी आपका पैसा है कंज्यूमर का है, वो बैंक अकाउंट में जाना है। हम्म, और वो किस बैंक अकाउंट में जाना है? एस्क्रो अकाउंट में। उस अच्छा। एस्क्रो अकाउंट पे गवर्नमेंट का रेरा का भी होल्ड है। ओके। उस एस्क्रो अकाउंट में 30% ऑफ टोटल अमाउंट, हम्म, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपया दिया बिल्डर को, तो उसमें से 3 लाख रुपया तो गवर्नमेंट रेरा उस पे होल्ड रखेगी, वो रिलीज नहीं करती? वो रिलीज नहीं होगा। वो तब यूज होगा जब आपकी पोजेशन की स्टेज नियर बाय आ जाए, तब वो छोड़ती है गवर्नमेंट? तब वो छोड़ती है, जब आपकी कंप्लीशन की प्रोजेक्ट मतलब की स्टेज नियर बाय जाए। 30% गला पकड़ रखा है। 30% गला पकड़ रखा है। अब आ जाते हैं बात 70% पे, हम्म, कि आप कहेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो 70% 70% है होगा उसका वो तो 21 फिर, लाख रुपए। अगर हाँ, 30 लाख की बात कर लो तो तो 21 लाख हो गए। 21 लाख रुपया तो हम्म, फिर भी अटका है। अटका हुआ है। हम्म, तो उस 70% या उस 21 लाख को भी, उस 70% पैसे को भी बिल्डर को निकालने के लिए या यूज करने के लिए आपको रेरा को अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी है। तब आप पैसे निकाल तब आप पैसे निकाल सकते हो। कि आपको क्यों चाहिए, आपका सीए सर्टिफिकेट लगेगा उसमें, हम्म, आपका इम्पैनल्ड हम्म। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सीए से आपका सर्टिफिकेट लगेगा, उसकी पूरी चेक करेगा रेरा, फिर आपको अलाउ करेगा कि आप इसमें से ये पैसा नियम निकाल पैन सकते हो। इंडिया है? ये नियम पैन इंडिया है। बताइए। तभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि रेरा अपने आप में एक अलग से टॉपिक है। रेरा आपने में, ना बताया होता जी, तो ये कितना बड़ा कस्टमर के मन में डर बिल्कुल बैठा होता है। बिल्कुल। तभी मैंने आपको बताया कि रेरा आपकी प्रोटेक्शन आ गया, आपका शील्ड आ गया, कि आपके साथ डिस्प्यूट है, जो फ्रॉड है, वो मिनिमम हो जाए, वो मिनिमाइज हो जाए। तो इसलिए यही एक वजह है कि हमारा ट्राई सिटी, हमारा चंडीगढ़ एरिया, हमारा मोहाली एरिया पिछले 4-5 सालों में कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, कितने अच्छे रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब बना बनाया घर भी खरीद सकते हैं। हैं, जी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं नहीं बैठती। आएगी। अच्छा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो मैंने होते देखी। जी, जी, जैसे घर जब लिया, जी, बड़ा थोड़ा सा टाइम बीतता है, कहीं सीलन आ जाती है। जी, चलो सोसाइटीज भी मैनेज करती हैं। बिल्कुल तो ठीक है। ऐसा क्या होता है, बिल्डर क्या करते हैं, खराब सामान भी सुना हुआ है, खराब सामान यूज कर देते हैं बिल्डर्स। वो तो देखने में तो बने बनाए घर पे तो कैसे समझ बिल्कुल में ठीक है, आएगा? बिल्कुल ठीक। देखिए क्या है, बिल्डर, कोई भी अच्छा बिल्डर, जिस जो रेप्यूटेड बिल्डर है, जिसको आगे काम करना है, कोई भी बिल्डर वो प्रोडक्ट खराब नहीं कोई प्रोडक्ट बनाएगा। खराब नहीं बनाएगा। कोई भी ये सोच के नहीं बनाएगा इसमें कोई फ्लॉ आए, मेरा कोई डिस्प्यूट पड़े, मेरा कस्टमर खराब हो, कोई नहीं बनाएगा। हम्म, ये एक नेचुरल डिफेक्ट है, जो सीपेज है, जो सीलन है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में सीलन बोल देते हैं। ये एक नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है। गलती से होता है? नॉट गलती से होता है, एक नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है। अपने आप हमारी हो गया। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। हम्म, हम जो ब्रिक्स यूज करते हैं, जो रेड ब्रिक्स यूज करते हैं, वो मॉइस्चर को कंज्यूम कर लेती है। हम्म, उनकी बेकिंग के टाइम पे, उन ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में उसमें सॉल्ट डाला जाता है पीछे हम्म, से। हम्म, तो वो सॉल्ट जब निकलता है तो वो सीपेज पैदा करता है। हम्म। तो इस वजह से वो एक नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है। मतलब कोई बिल्डर जानबूझ के कोई ये नहीं जानबूझ के करता। नहीं करता, उसको मिनिमाइज करने के तरीके हैं, अवेलेबल हैं। हम्म, इसको जीरो भी करने के टेक्नोलॉजी आ चुकी है अपने यहाँ पे। हम्म, अपने नॉर्थ की बात करूँ, अपनी ट्राई सिटी की बात करूँ, आज जितने भी मेजर बिल्डर्स हैं, रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं, मेजर टॉप बिल्डर्स हैं अपने ट्राई सिटी के, मोर देन जिनमें आप भी 80%। एक हो। इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना दी, आप भी नहीं, एक हो ठीक है उनमें जी, से। ठीक है। जी। तो इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है। हम्म, टेक्नोलॉजी पुरानी है, हम्म, अपने एरिया के लिए नहीं है। हम्म। दैट इज माइवान कंस्ट्रक्शन। माइवान कंस्ट्रक्शन माइवान कंस्ट्रक्शन क्या इसका, होता है भाई इसमें? माइवान कंस्ट्रक्शन क्या है बेसिकली, अब आपने भी अपना घर बनाया है, जी। मैंने भी बनाया है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बनाया है या बनते हुए देखा होगा हम्म, अपने किसी का। तो क्या है, हम अपनी जो वॉल्स बनाते हैं वो ब्रिक वर्क यूज करते हैं। हम्म, ईंटें, रेड ब्रिक्स राइट। जिसको हम कहते हैं, वो यूज करते हैं। हम्म, तो माइवान कंस्ट्रक्शन में रेड ब्रिक्स का
यूज 0 है, हम्म, उसमें रेड ब्रिक्स यूज नहीं होती, कैसे? जो कि मैंने आपको बताया एक सीपेज का या सीलन का कारण बनती है नेचुरल अकरिंग फिनोमेना के थ्रू। ईंट की जगह क्या लगाते हैं फिर? ईंट की जगह के माइवन कंस्ट्रक्शन में आपकी पूरी की पूरी वॉल भी आरसीसी बनती है। आरसीसी आरसीसी मतलब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। कंक्रीट वो सारी की सारी सीमेंटेड आपकी वॉल बनती है। जैसे आपका लेंटर जो आपकी छत है या आपका फ्लोर है, जो सारी सीमेंट और स्टील से बनती है, वैसे ही आपकी वॉल्स भी सीमेंट एंड स्टील से बनती हैं। बनाते हैं कि बना बनाया आता है? नॉट बना बनाया आता है, बनाते हैं। उसकी जो शटरिंग है, जो उसका प्रोसेस है, जो उसको करने का तरीका है, वो अलग हो जाता वो है। अलग हो जाता है हम्म, और इसमें आपका सीपेज और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स मिनिमाइज हो जाते हैं, हम्म, ना के बराबर हो जाते हैं। हम्म, और इसका एक एडवांटेज आपको बताऊं, जो मेन एडवांटेज है, हम्म, आपकी बिल्डिंग की लाइफ मोर देन डबल हो जाती है। अच्छा। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें कि एक ब्रिक वर्क वाली बिल्डिंग और एक माइवन कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग की लाइफ स्पैन में क्या डिफरेंस है, तो मोर देन डबल हो जाता है। तो ये हमारी सिटी में आ चुकी है, ओपनली चल रही है। अब मतलब आप जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो कर रहे इसके हिसाब हैं, से कर वो माइवन कंस्ट्रक्शन को ही अडॉप्ट कर चुके हैं, जो अच्छा बिल्डर है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये चीज भी आप एक फैक्टर कंसीडर करके चलिए जब अपना पूछिए माइवान कंस्ट्रक्शन है कि है नहीं। या नहीं है। इसके होने से बजट बढ़ता है? बजट बढ़ता है, बट वो मोर देन वर्थ इट है। बजट बढ़ता है, बट कोई ज्यादा बजट नहीं बढ़ता, बहुत ही नॉमिनल सा बजट बढ़ता है। अच्छा। तो मैनेजेबल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 10 से 15% का फर्क पड़ता है मोटा मोटा। तो अगर मिलती किसी है ने माइवान तो माइवान लो। माइवन लो, मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आपको चूज करना पड़े नॉर्मल कंस्ट्रक्शन और माइवन के बीच में, तो माइवन चूज करिए, तो लेटेस्ट चीज है उसको चूज करिए। घर एक बार बनता है, कहते हैं घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता, तो उसको अच्छी चीज लीजिए, रादर देन बजट के चक्कर में आप कुछ खराब चीज ले बैठे। इतनी बारीकी से जो आपने जानकारी दी है जी। अंकुल, मैं मतलब एक तो आपकी नॉलेज को देख करके मैं बहुत अंदर से बहुत खुशी भी फील हो रही है जी और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने काम को इतनी बारीकी से पकड़ के रखते जी हैं। जी तो ये बहुत ही अच्छी बात है और जितनी बातें आपने बताई कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सच में बहुत, जब मुझे खुद को ही समझ आ रहा है कि हाँ यार ये मैंने नहीं किया। वो तो चलो मेरे संगत में या मेरे को सुपरवाइज करने वाले इतने लोग थे कि किसी ना कुछ चेक कर दिया, तो उसकी कर वजह से दिया। कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। बिल्कुल लेकिन जिसका कोई सुपरविजन नहीं है वो बेचारा करेगा, तो ये बहुत कुछ उसके लिए सेफ है। बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल। खरीद सकते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, फ्लैट खरीदें नहीं खरीदें। अच्छा, ये +1 का क्या कॉन्सेप्ट है फ्लैट्स बेसिकली में? क्या है, +1 से मुझे याद आया, आपने एक क्वेश्चन और पूछा था जो कि हमारा मिस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा था, कारपेट एरिया, हाँ, सुपर एरिया, बिल्ट अप कारपेट एरिया एरिया। क्या है। हाँ, ये रह गया। बेसिकली मैं शुरू करना चाहूंगा पहले, एरियाज क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है सुपर एरिया। सुपर एरिया। सुपर एरिया का मतलब होता है कि आपका जैसे हम बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग की, फ्लैट की, उसमें ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। सुपर एरिया का मतलब है कि जो घर आपको रहने के लिए मिला है, आपका जो मेन एंट्रेंस है घर की, जो आपका दरवाजा है, उसके अंदर वाला घर सारा, इंक्लूडिंग योर बालकनीज, प्लस जो कॉमन एरिया है, फॉर एग्जांपल एक फ्लोर पे 4 थोड़ा सा, फ्लैट हाँ है, बिल्कुल, उसमें बाहर जो निकला कॉमन लिफ्ट एरिया है, जो तक जाने पैसेज आने के एरिया लिए है जो आपके पैसेज दरवाजे एरिया। के बाहर, वो एरिया डिवाइड बाय जितने भी फ्लैट्स हैं एक फ्लोर पे। लिफ्ट एरिया जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, स्टेयर केस एरिया जिसमें आपकी सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो एरिया, वो सारा इंक्लूड हो जाता है सुपर एरिया में। अच्छा। फिर आ जाता है बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया इज आपको दरवाजे के अंदर, आपकी मेन एंट्रेंस का जो दरवाजा है, उसके अंदर जो भी मिला है, इंक्लूडिंग योर बालकनीज, ठीक है, दैट इज बिल्ट अप एरिया। ठीक है। दरवाजे के बाहर से उसको कोई मतलब नहीं है बिल्ट अप एरिया को। फिर आ जाता है लास्ट में कारपेट एरिया। कारपेट एरिया इज बेसिकली, लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, आसान भाषा में समझाऊं, जो मैं अपने कस्टमर्स को या अपने बायर्स को समझाता हूं, जिस जिस एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हैं, दैट इज कारपेट एरिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर के इसमें बालकनी नहीं आएगी, इसमें बालकनी नहीं आएगी, क्योंकि बालकनी में आप कारपेट नहीं वॉशरूम्स नहीं बिछाएंगे। आएंगे। वॉशरूम्स आएंगे, बट जो वॉल्स हैं,
फॉर एग्जांपल आपकी 9 इंचेस की विड्थ की वॉल है, हम्म, वो नहीं आएगी। अच्छा, वॉल्स को आप यूज नहीं कर सकते नहीं ना, कर वॉल्स ने सकते। जो भी एरिया ले लिया, चाहे बहुत ही मतलब एक घर 4 दीवारी के अंदर जितना एरिया आप इस्तेमाल कर कर सकते सकते हो, हैं, दैट इज दैट इज कारपेट एरिया। कारपेट एरिया। जी, बहुत बढ़िया, बहुत दैट ही इज बढ़िया, कारपेट एरिया। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है लोगों को, सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म। अगेन कमिंग बैक टू, आप कहेंगे आप रेरा 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 करी जा रहे हैं, व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो जाएं। रेरा का बहुत बड़ा रोल आ जाता है प्ले। रेरा कहता है, रेरा का एक बेसिक रूल है, एक बेसिक गाइडलाइन है हम्म, जो कि पैन इंडिया फॉलो होती है और किसी भी बिल्डर को फॉलो करनी है। हम्म, आप सिर्फ कारपेट एरिया का ही पैसा चार्ज करेंगे कस्टमर से, अच्छा, जो कि बहुत अच्छा हो चुका है। आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ कारपेट एरिया का पैसा चार्ज करेंगे हम्म, कस्टमर से, हम्म। तो उसमें कस्टमर बालकनी का एरिया नहीं चार्ज बालकनी, कर सकते। लिफ्ट, स्टेयरकेस, कॉमन एरिया, उससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं। अंशुल, अब ना दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। जी, जैसे कंज्यूमर बेस पे तो हम बात कर चुके हैं, आपने जितना कुछ बताया, मतलब इसमें से 80% तो मुझे ही नहीं पता था, बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने आप को आम इंसान कंसिडर कर रहा हूँ, तो बाकियों को भी शायद ना पता हो। जी, कुछ एक आधा जी, लोग होते हैं जो इतना एक्सप्लोर कर सकते बिल्कुल ठीक है। हैं। लेकिन अब आप ये काम कर रहे हो, जी, मेरे लिए तो घर एक सपना है, बिल्कुल ठीक है। आपके लिए आपका ये काम है। जी, तो पहले तो मुझे थोड़ा सा आपके बारे में बताइए कि आप पिछले 10 साल से, जहाँ तक मेरा जी, ख्याल है, रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं। जी, तो आपके जो पेरेंट्स रहे या एंसेस्टर्स रहे, उनका रियल एस्टेट से कोई इतना ताल्लुक नहीं है, तो आप कैसे आए? जी। बेसिकली आप ये कह लीजिए, मेरी डेस्टिनी मेरे को ले आई रियल एस्टेट की तरफ। आफ्टर माय स्टडीज़, जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, तो मुझे रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया। आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो तो बीटेक की वो है, तो बीटेक की है, आई इंजीनियरिंग है। एम इंजीनियर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बीटेक करी है। तो बट पता नहीं कैसे, डेस्टिनी कह लो, जैसे मर्जी कह लो, मैं रियल एस्टेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। हम्म, मेरा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया उसमें, हम्म, और इसमें मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्टिव मानता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, तेरे को जो ठीक लगता है वो तू कर। बेसिकली मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बिजनेस के माहौल में ही पला बड़ा हूँ, पले बड़े। बिजनेस करना था, अपना कुछ करना था। हम्म, तो मुझे रियल एस्टेट समझ में आने लगा, हम्म, और मैंने अपना करियर 2012 से स्टार्ट किया। हम्म, और धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि जो ट्राई सिटी है, चंडीगढ़ और आउटर चंडीगढ़ है, जो पूरा ट्राई सिटी है, ये शहर ही रियल एस्टेट का है। आप सबको पता है, अपने व्यूअर्स को भी पता होगा, आपको भी पता होगा कि जो चंडीगढ़ है, हम्म, ये हमेशा से प्रॉपर्टी। ही टॉप 10 में ग्रीन सिटी के नाम से जाना गया है। हम्म, टॉप 10 ग्रीन सिटीज़ में आया है। अगर आप डेटा उठा के देखो तो टॉप सिटीज़ में से आता है चंडीगढ़ और ट्राई सिटी, जो कि मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस हैं टू रिज़ाइड। हम्म। हम अपने आप को सब एक खुशकिस्मत माने कि हम चंडीगढ़ में रह मुझे रहे भी हैं। जब बसना था, जी, अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी थी, तो मेरे पास 4-5 ऑप्शंस थे। जी, मुंबई, जी, मेरी जॉब लगी थी पहली बिल्कुल वहां ठीक है, पे, चलो मैं मुंबई नहीं गया। बैंगलोर जा सकता था, जिसको हम ठीक है, बेंगलुरु कहते हैं। ठीक है, दिल्ली भी जा सकता था, दिल्ली में भी मेरे को अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बिल्कुल मिल ठीक रही है। थी, बट दिल्ली में बाय नेचर जाना नहीं चाहता जी, था। जी, एक पुणे का ऑप्शन था मेरे पास, ठीक जो है, मुझे अभी भी लगता है कि हाँ, अगर चंडीगढ़ के अलावा जी, मैं कहीं बसूं तो वो पुणे हो तो सकता वो है, पुणे हो क्योंकि सकता मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट ये, बट चंडीगढ़ की बात ही अलग है। जी, बिल्कुल। अगर आप रहने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है। तो चंडीगढ़ मोस्ट प्रेफर्ड मुझे लोकेशन तो माना ना, जाता है। मैं आपको जब मैं सड़कों से गुजरता हूँ, जी, मैं ना, अगर मेरा ऐसे मन नहीं लग रहा हो कुछ करने का, तो मैं इन जनरल क्या करता हूँ, अपनी, मुझे बाइक्स का शौक है, मैं जी, बाइक उठा करके बिना किसी पर्पस के सिर्फ बाइक चलाता बिल्कुल रहता ठीक हूँ। है, और जब मैं बिल्कुल ठीक सड़कों से गुजरता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी अपनी सी सड़कें है। हैं, जी, जी, कोई कनेक्शन सा है, पता नहीं, ऐसा मेरे को ही लगता है बिल्कुल ठीक है, या बिल्कुल बाकियों ठीक को है। भी लगता है। तो चंडीगढ़ है तो बहुत ही खूबसूरत। चलो, आते हैं सवाल पे। जी, अभी तक हमने जितनी भी बात करी,
उसमें सिर्फ एक इंसान के लिए घर की बात है, भाई मुझे घर बनाना है, मुझे घर खरीदना है। बिल्कुल ठीक है। और अगर एक घर बनाने या खरीदने में इतनी मुसीबतें हैं या जी इतनी बातों का, इतनी बारीकियां हैं जी जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जी तो आप तो एक बिल्डर हो, जी पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी बना, जी जी कितना मुश्किल होता है ये, क्या क्या आपको करना पड़ता है जी बतौर करियर, अगर इसको ऑप्ट किया जाए जैसे बिल्कुल ठीक है। आपने ऑप्ट किया, बिल्कुल ठीक है। तो क्या क्या सावधानियां एक लड़का या एक लड़की या एक जो भी इसमें आना चाहते हैं, जी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज उसको मिलती हैं बिल्कुल ठीक है। इस एरिया के अंदर में? देखिए, जो रियल एस्टेट है वो बहुत ही वास्ट एनवायरनमेंट का फील्ड है। वो बहुत ही, उसमें आप अपना करियर, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, वो कोई उसकी, उसका जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है। पहले आपके प्रोस्पेक्टिव से पहले मैं बताइए अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। कि एक बिल्डर के लिए कितना मुश्किल है। देखिए, एक बिल्डर की मुश्किलें एक बिल्डर ही समझ सकता है। एक कंज्यूमर को तो पता होता है कि जी बिल्डर एसी में बैठा हुआ है, और उसको सिर्फ वो एसी वाला ऑफिस पता होता है। जब वो पहली बार अपना घर देखने जाता है या खरीदने जाता है, उसको उस एसी वाले ऑफिस में ही उसको वो बिल्डर, उसी दिखता पॉइंट है। ऑफ व्यू से वो बिल्कुल, हमें भी उसको ऐसे लगता है जानता है। बिल्डर है, इसको क्या है, ये तो इसको क्या है, पैसे ये छाप रहा है। तो पैसे छाप रहा है। बट आप ये मानो कि वो ऑफिस उसने अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों से अच्छे से एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के, क्योंकि पीछे तो कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, साइट चल रही होती है, उसमें शोर, डस्ट, ये वो सब कुछ होता है, लेबर। बट आपके लिए ही, कि आपको अच्छे से समझा सके वो आपको प्रोडक्ट, और आप अपना डिसीजन ले सके। तो एक बिल्डर के लिए बहुत सारी, मतलब ये कह लो कि बहुत सारे पड़ाव आते हैं, जो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं एक किसी भी सोसाइटी को फाउंडेशन से लेके कंप्लीशन तक। प्रिलिमिनरी चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी चैलेंज सबसे पहले है लैंड। लैंड एक्वायर करना, लैंड एक्वायर करना। अपने ट्राई सिटी में लैंड मिलना एक बहुत बड़ा, कहीं पे भी लैंड कहीं मिलना, पे भी मिलना, पैन इंडिया कहीं अच्छी पे भी लैंड मिलना, बेसिकली लैंड मिलने से मेरा मुश्किल है। मतलब है एक अच्छी लोकेशन में एक अच्छी लैंड मिलना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले लैंड को ढूंढना, फिर उसके बाद वो जो मेजर स्टेप है किसी भी बिल्डर के लिए, उस लैंड को फाइनलाइज करने के बाद उस लैंड को सारी अप्रूवल्स से गुजरना। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो सारी अप्रूवल्स हैं, रेरा है, लेआउट अप्रूवल है, सीएलयू है, बहुत सारी अप्रूवल्स लगती हैं इसमें किसी भी एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। उस अप्रूवल्स को लेने में बहुत सारी मेहनत लगती और है। जैसा आपने बताया कि रेरा इनफैक्ट पेमेंट्स भी होल्ड कर देता है। होल्ड कर देता है रेरा पेमेंट्स, तो हमें पता है कि हमें कैसे कंस्ट्रक्शन हम रोक सकते नहीं हैं और स्लो कर नहीं सकते, हमें पता है हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सारी प्रोफेशनल टीम, आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर, नंबर ऑफ आर्किटेक्ट्स होते हैं एक सोसाइटी में, नंबर ऑफ सिविल इंजीनियर्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स स्टाफ होता है, मतलब बहुत कुछ इसमें है देखने वाली चीजें। अब आप एक फ्लैट बनाते हैं, इतनी बड़ी टीम इकट्ठा करते हैं जी इतना सारा इन्वेस्टमेंट डालते हैं, जी इनको सैलरीज देते हैं, मेंटेन करते हैं, बिल्कुल। तो किस स्टेज पे आके आपको फायदा होना शुरू होता है? जी चलिए पहले तो इस सवाल का जवाब हो जाए। हाँ, देखिए, किसी भी बिल्डर को जो फायदे की बात है वो उसको लास्ट में ही, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द सोसाइटी पे ही होना है। पूरी सोसाइटी डिलीवर पूरी होने के सोसाइटी बाद डिलीवर होने के बाद ही होना है उसको फायदा, जो भी होना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेरा में आपकी 30% तो पेमेंट गवर्नमेंट के पास ही होल्डेड एज अ है। सिक्योरिटी होल्ड होती है। उसके बाद उस पे सारा खर्चे हैं, उस पे एक्सपेंसेस हैं, उसको बिल्डिंग को बनाने में लैंड की कॉस्टिंग है, डिजाइनिंग की कॉस्टिंग है, हर एक चीज की लगने को ही है, आने को कुछ नहीं है। जो बायर्स का पैसा है वो भी इंस्टॉलमेंट्स में आता है, जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे ही बाय रेरा लॉ बायर को पैसा देना है। तो बिल्डर को जो भी उसका प्रॉफिट है, जो भी उसका मार्जिन है, वो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द सोसाइटी ही मिलना है। सारा कुछ दे दिया सारा तभी कुछ। पता चलता है कि कुछ। अच्छा, आप एक एस्टिमेट लगाते हो कि इतना प्रॉफिट होगा?
या नहीं होगा? देखिए, एज सच कोई इन चीज़ों में एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता, कोई इसकी हार्ड एंड फास्ट कोई एस्टिमेट नहीं है, वो डिपेंड करता है। आप अच्छे किसी ग्रोइंग प्रॉपर्टी के साइकिल में आपकी सोसाइटी वो चल रही है, तो आपके मार्जिन अच्छे हो जाते हैं, कई आपकी एक्सपेक्टेशन से, कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन से कम भी रह जाते हैं मार्जिन, तो वो उसको कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी सभी सभी हम कोरोना के फेज से, कोविड के फेज से निकले हैं। आफ्टर कोरोना एकदम आपने सबने देखा होगा कि महंगाई एकदम से बढ़ गई थी। अब उसकी इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई थी, बट बिल्डर्स ने, हम लोगों ने जो सेल किया हुआ था उसको तो बढ़ा नहीं सकते बाय रेरा, उसमें क्लॉज है रेरा में कि आपने जो परचेजर से प्राइस डिसाइड कर लिया, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग जो भी हो, घटे बढ़े, यू वो कांट fix रिवाइज द रहेगी। प्राइस। हम्म तो उसमें लॉसेस भी हुए हैं बिल्डर्स को, हम्म रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आसमान छूने लगी। आपने अपना कुछ प्रोडक्ट पहले सेल किया हुआ था, तो उसमें लॉसेस भी हुए हैं। तो इसका कुछ एज एज सच हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, एक ये ज़रूर होता है कि 10 से 20% कोई भी बिजनेसमैन लेके चलता है कि उसको अप एंड डाउन हो अप एंड सकता है। डाउन हो सकता है, उसका सारा कुछ डिसाइडेड होता है कि कुछ, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आप इतना कमाएंगे। हाँ, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 20% के पास 15 से 20% का आपका मार्जिन होगा 15-20% मार्जिन होता है ऑफ दी होल ऑफ दी सेल। होल सेल। जी, इतना एक कोई भी आप बिल्डर प्रोडक्ट को वो करते हो कमाता है। 15 से 20% का एक बिल्डर का एक जेन्युइन मतलब अगर 1 CR की सेल है तो तो 15 से 20 लाख रुपए का उसका उसमें बिल्डर का मार्जिन होगा। जी, और इस 15 से 20 लाख को लेने के लिए उस बेचारे को पहले इतना सारा इतना अमाउंट सारा मेहनत करनी पड़ती है, लगाना सारा पड़ेगा, अमाउंट अपने जेब जेब से से खर्च लगाना करना पड़ेगा। पड़ता है, और उसके बाद वेट करनी पड़ती है कि वो कब सोसाइटी या प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और अगर कब मैं अपना मार्जिन। एक 200 जस्ट टू नो योर जी, पेन, जी, अगर एक 200 फ्लैट का एक सोसाइटी बनाने जी। चलते हैं तो खर्च कितना आता है ऑलमोस्ट? देखिए क्या है, जो अगर आप एक 200 फ्लैट्स की सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि मतलब कम से कम जो एक रफली एवरेज एस्टिमेट है कि 200 सीआर के आसपास उसका 200 खर्चा करोड़ आता है, लगता है लगता 200 है फ्लैट का, 200 फ्लैट का मतलब 1 CR ऑन एन एवरेज पर पर फ्लैट की। यूनिट की उसकी कॉस्टिंग आती है एक बार, ओके। किसी अच्छी लोकेशन पे, अच्छी क्वालिटी, माइवान कंस्ट्रक्शन उसकी बातें कर रहा हूँ मैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स योर एवरीथिंग, लेबर आल्सो, योर आर्किटेक्ट्स ईच एंड आल्सो। एवरीथिंग, लैंड, लेबर, ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर मटेरियल पर कॉस्टिंग। फ्लैट पे आप कितना 20% का मार्जिन लेके चलते 15 हो से 20% कि आप 1 करोड़ में अगर आपको पड़ रहा है तो आप 1 करोड़ 20 लाख में बेच दोगे? बेच देंगे हम। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन सा अ, सारे ही जितने भी लोग हैं जी, सुनते हैं, जी, प्रॉपर्टी में बूम है, प्रॉपर्टी ठंडी है। बिल्कुल ठीक है। ये क्या होता है? ठंडी कैसे हो जाती है एकदम से? आप कुछ बेचने जाओ तो कह देते हैं जी, ठंडी है, जी, जी, खरीदने जी, जाओगे तो कहते हैं कि बूम में है। वो में है। ये क्या लॉजिक होता है? देखिए ऐसे नहीं है, मैं अपने व्यूअर्स को इसको थोड़ी ईज़ी लैंग्वेज में समझाना हुँ, चाहूँगा। हुँ, साइकिल हमारी नेचर का लॉ है, हुँ, हर चीज़ साइकिल्स में है। हुँ, अगर आप मैं इसको एक आसान रिलेशन करूँगा अपनी अर्थ से, अपने अर्थ प्लैनेट से। जैसे अर्थ को सन की रेवोल्यूशन लेने में, सन का साइकिल कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं, 1 साल लगता है। हुँ, तो ऐसे ही हर चीज़ का साइकिल है। हुँ, शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का एक साइकिल है, हुँ, जिसको अगर हम पुराना डाटा उठा के देखें अपना सारा, हुँ, ऑन एन एवरेज वो निकलता है 4 साल का साइकिल होता है। हुँ, 4 साल वो ग्रोइंग फेज़ होता है, फिर 4 साल उसका स्टेबलाइज़ या फिर डाउन ट्रेंड होता है। ओके, फिर नेक्स्ट 4 इयर्स उसका अपवर्ड ट्रेंड, हुँ, एंड देन नेक्स्ट 4 इयर्स उसका स्टेबलाइज़ या डाउन ट्रेंड। हुँ, ऐसे ही जो रियल एस्टेट मार्केट है, इसका जो ऑन एन एवरेज साइकिल है, जैसे कि मैंने बताया कि साइकिल इज़ लॉ ऑफ नेचर, हर चीज़ साइकिल्स में काम करती है। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, सवेरा होता है, रात होती है, साइकिल है एक, वैसे ही हर चीज़ का साइकिल है।
तो जो रियल एस्टेट का साइकिल है वो 8 साल का माना जाता है। इससे पहले जो रियल एस्टेट का साइकिल चला था वो रफली 2003 से लेके 2013 तक चला था, जो ग्रोइंग था उसका। ये थोड़ा एक्सटेंड इस वजह से हो गया क्योंकि सबको याद होगा या पता होगा कि 2008-9 में एक ग्लोबल रिसेशन आया था। उस वजह से जॉब्स नहीं मिल रही थी, जॉब्स नहीं मिल रही वो थी, जा रही थी, ग्लोबल मंदी आ गई थी, मतलब पूरी दुनिया में। तो इंडिया भी इफेक्टेड था इससे, इसलिए ये 8 साल से 10 साल का इंक्रीज हो गया। ये होता रहता है। तो फिर उसके बाद 2013 से लेके 2020 तक 21 तक, जो कि अगले 8 साल का साइकिल था, वो एक स्टेबलाइज या करेक्शन का, मैं कहूँगा उसको, ट्रेंड था। रियल एस्टेट के जो प्राइजेस बूम था, बड़े थे, जो मोर देन वैल्यूएशन बढ़ गई थी, जहाँ रियल एस्टेट वो करेक्ट हुई, उसने अपने नेचर है जी, नेचर ने अपने आप को बैलेंस करना ही करना। प्लस बड़ी अम्यूनिटीज के बनने से, जैसे एयरपोर्ट पास में हो गया तो रेट बढ़ गए, वो है, वो तो चलो डेवलपमेंट के साथ चलता रहना है, वो एक साइड टॉपिक है। इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ती है, हमारा एरिया जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे रियल एस्टेट ने बढ़ना है या हर चीज ने बढ़ना है। तो अब जो साइकिल है वो 2021 से स्टार्ट हो चुका है, अपवर्ड ट्रेंड। अब सब जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट जुड़े हुए हैं, वो जो 2 साल पहले देख के आए थे मकान, अगर अभी तक उन्होंने, या साल पहले देख के आए थे, अभी तक नहीं फाइनलाइज करा है, तो उन्होंने देखा होगा कि रेट में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। तो ये अपवर्ड ट्रेंड है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है अपने व्यूअर्स को कि अगर आप अपने लिए घर देख रहे हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ले लीजिए जी। ये साइकिल अभी इस 8 साल के साइकिल के अभी 2 से 3 साल ही कंप्लीट हुए हैं। अभी इसमें बहुत सारी ग्रोथ बाकी है। जब हम एक घर को बतौर बिल्डर सेल करते हैं, एक फ्लैट को सेल कर लो या एक घर को सेल कर लो, एक लैंड को सेल कर लो, तो इसमें एक बड़ा कॉमन सा टर्म है ब्रोकर। आपकी भाषा में उसको चैनल पार्टनर बोलते हैं। तो जब आप करते हो अपना सेल, तो आपके ब्रोकर्स कौन होते हैं? आपकी इन हाउस टीम ही होगी या बाहर से भी लोग लेते हो? ब्रोकर एक बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा सही शब्द नहीं होगा, छोटा शब्द है, या छोटा शब्द नहीं, ये सही शब्द नहीं है बेसिकली उस पर्टिकुलर पर्सन की जॉब प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका जो सही टर्म है वो है चैनल पार्टनर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी कह देते हैं। तो सीपी का रोल क्या होता है? सीपी इज बेसिकली योर प्रॉपर्टी एडवाइजर। जैसे हमने पहले प्रॉपर्टी एडवाइजर की बात करी, तो वो चैनल पार्टनर का मेन रोल होता है प्रॉपर्टी को एडवाइस करना, आपको एडवाइस करना आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको कहाँ सूट करती है, आपके बजट के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे, किस सोसाइटी में सूट करती है। तो जो कोई भी बिल्डर है उसकी इन हाउस टीम भी होती है, सेल्स टीम भी होती है। वो जो मार्केट में अच्छे रेपुटेड सीपीज हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलके भी वो काम करते हैं। तो ये सबका एक, ऐसे कह लिए, कोलैबोरेशन है, सबकी एक ज्वाइंट मेहनत है एक बायर को अपनी मंजिल तक चैनल पार्टनर्स होते हैं जी। तो ऑब्वियसली यू प्रोवाइड देम कमीशन। जी बिल्कुल, ऑन द सेल जी, है ना। तो ये कमीशन का रेंज क्या होता है? देखिए, जो ये कमीशन का रेंज है वो डिफर करता है। अगर हम लैंड्स की बात करें, लॉ लैंड्स की बात करें, तो उसमें मैक्सिमम जो कमीशन होता है वो 1% होता है, क्योंकि उसमें हायर ट्रांजैक्शन अमाउंट इन्वॉल्व होती है लैंड की डील में। अगर हम हाउसेस की बात करें, नॉर्मल फ्लैट्स की या विलास की या कोठियों की बात करें, तो उसमें ये रेंज 2 से 3% होती है। तो ये हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें 3 से 5% की चलता है मार्केट में ट्रेंड। 5% तक भी है? 5% तक भी कमीशन है। मतलब 1 शेयर में 5 लाख रुपए कमीशन हो गए? जी बिल्कुल, एक फ्लैट को लेकर। बड़ा अमाउंट है ये तो। एक्चुअली क्या होता है, जो लिस्ट प्राइस होता है उसमें डिस्काउंट्स भी होते हैं फिर। तो कस्टमर जो सीपी है उसकी जेब में 5 लाख नहीं जाता। उस 5 लाख में से वो 2 से 3 लाख से 4 लाख कस्टमर को भी ऑब्लाइज करता है, उसको डिस्काउंट करता है ताकि वो खरीद सके, और फिर उसको उसका मतलब जेन्युइन वो अपनी जेब से डालता है या आपको कन्विंस करता है कि आप इसको? वो दोनों चीजें मिक्स मैच चलती हैं।
अच्छा, वो दोनों चीजें मिक्स आप मैच भी कर चलती हैं, देते हो? हम भी करते हैं अपने मार्जिन में से, ऑब्वियसली हम भी अपने मार्जिन में से करते हैं उसको डिस्काउंट। हम्म, जो सीपी है वो भी अपनी कमीशन में से डिस्काउंट करता है। हम्म, और क्योंकि बेसिकली जो हमारी ट्राई सिटी है ये बायर्स की मार्केट है, हम्म, कंपटीशन का सिस्टम है यहाँ पे, हम्म, कंपटीशन है, हम्म, कितने बिल्डर्स हैं हमारे यहाँ पे, हम्म। तो अगर ये चीजें ना हो तो फिर सेल करनी बहुत मुश्किल हो जाए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप बतौर बिल्डर काम कर जी रहे हैं, कोई ना कोई फॉर्जरी तो आपके केस में भी होती होगी। जी जैसे हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ ही चुके, आपने बिल्कुल इतना ठीक कुछ है। बता दिया, उसके सॉल्यूशंस भी बताए, पर बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या फॉर्जरी होती है, आपको बेसिक क्या क्या झेलना पड़ता है? बेसिकली क्या है, हमें क्या फेस करना पड़ता है, कई बार कोई कस्टमर ऐसे होता है कि उसको वो हमारे साथ आके, मान लीजिए उसने घर फाइनल कर दिया, हम्म, जो भी उसका टोकन अमाउंट होता है, बुकिंग अमाउंट है, वो पे कर दी। ठीक है। उसके बाद उसको कहीं कोई बेटर चीज़ मिल गई या हम्म, सस्ती चीज़ मिल गई, उसने वहाँ फाइनलाइज़ कर दी। हम्म, तो जो हमारा वो यूनिट है, वो पर्टिकुलर यूनिट है, वो स्टक हो जाता हम्म, है। उसके एक सर्टेन नॉर्म्स हैं, उसको कैंसल करने के, रेरा है तो बहुत बाउंडेशंस हैं। तो वो हमें बहुत सारी, क्योंकि मेरी हमारी तो बेसिकली आप मान के चलिए, अगर 1 सीआर का फ्लैट है या 50 लाख का फ्लैट है, तो हमारी तो उसके 2-4 लाख के पीछे पूरा का पूरा 50 लाख का फ्लैट स्टक हो गया ना, हम्म, जब तक वो कैंसल नहीं होता। हम्म, तो इस चीज़ में बहुत परेशानी आती है बिल्डर को। और इसके बाद पोज़ेशन के बाद कई बार कस्टमर्स को होता है कि जी, मतलब मेरे साथ हुआ है कि कस्टमर्स को पोज़ेशन तो मिल ही गया, हम्म, बिल्डर ने अपनी सोसाइटी बना दी, सब हम्म, कुछ ठीक है। तो रेरा का सिस्टम का मिसयूज़ करते हुए बिल्डर पे चलो केस करते हैं किस बात के लिए? कि हमारे यहाँ पे कुछ कमी है, या मुझे ये बोला गया था, ये नहीं दिया गया। अच्छा, जस्ट एक हिट एंड ट्रायल कर लिया बिल्डर पे, क्योंकि रेरा में कंप्लीट करना प्रावधान है। बहुत ईज़ी है, हम्म, प्रावधान है। मैं ये नहीं कह रहा सारे सारे करते हैं, करते हैं। 2-4% लोग, हम्म, 2-4% अच्छा, जो ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर बेफालतू के भी आपको कर देता है करते क्लेम कि हैं, भैया जो ये गड़बड़ है। मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, हम्म, वो बेफालतू के बिल्डर को तंग करने के लिए, क्योंकि बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है, बिल्डर की एक सर्टेन रेपुटेशन है, अपनी हम्म, रेपुटेशन बचाने के लिए हम्म, आप लोगों को कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट करेगा मेरे से, हम्म, मेरा कौन सा कुछ जा रहा है, मेरे को कुछ आएगा ही। हम्म, तो ये केसेस भी हुए हैं, अगर आप रेरा का पोर्टल उठा के देखें, ऐसे केसेस भी कि बिल्डर के हक में भी केसेस का जजमेंट आया है, जहाँ पे कंज्यूमर्स की गलतियां थी, या वो केस बनता ही नहीं था बिल्डर। अच्छा, तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो हर चीज़ में फॉलो होते अच्छा, हैं। जैसे आप बना रहे हो, जी, तो कई बार किसी और के एसोसिएशन में भी बनानी पड़ती है कि चलो भाई हम इकट्ठे बनाते हैं, हाँ जी, ऐसा भी हाँ, होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता जैसे सपोज करो, अब कंज्यूमर के लिए तो रह रहा है है। जी, कि मैं बतौर एक बिल्डर या कोई एक्स वाई जी पर्सन बतौर बिल्डर आपके साथ कहता है चलो जी बनाते हैं, जी, और आप अग्री कर जाते हो, जी, और मैं फोर्जरी करके भाग जाऊं। ठीक है। अब जैसे आपको इतनी जानकारी है कि भाई ये करना है वो करना है, मैंने किसी छोटे शहर में पकड़ा, ठीक है, बहुत बड़े शहर में जहाँ इतनी जानकारी का थोड़ा अभाव रहे, बिल्कुल ठीक है। अब मैं वहां गड़बड़ी करके यहाँ पहुंच जाऊं, जी, तो जो आपका चैनल है, अब जी, लोकल सिटीज के तो पता होते हैं ठीक हर है, एक बिल्डर ठीक को, है है, ना, कि ठीक हाँ है। ठीक है ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक नहीं है। कोई बाहर का बंदा आता है, वो एक जी, बार कहता है कि ठीक है ये लो पकड़ो जी 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है जी, बिल्कुल डाल दो ठीक आप है। ऐसे ऐसे करके, और फिर बाद में कुछ, तो कैसे आप लोग कैसे जज करते हो कि इसके साथ काम नहीं करना है? बेसिकली क्या है कि फिर अगेन रोल आ जाता है रेरा का। हम्म, रेरा में आपको बिल्डर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो रेरा नंबर हो गया, अच्छा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम्म, आपको एज़ अ बिल्डर काम करना है, हम्म, उसका लाइसेंस इश्यू करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से। हम्म, उसको चेक करता है रेरा, हम्म, इश्यू करता है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहाली में गमाडा हम्म, इश्यू करता हम्म, है। गमाडा आपको लाइसेंस देगा कि आप एज़ अ बिल्डर मेरी टेरिटरी में, मेरी डिस्ट्रिक्ट में, मेरे एरिया में काम कर सकते हम्म, हैं। तो वो ट्रेस करना बहुत ईज़ी है, किसी के अच्छा, लिए भी। मीन्स रेरा इज फॉर कंज्यूमर ऑल्सो एंड रेरा इज फॉर बिल्डर ऑल्सो, बिल्डर ऑल्सो। तो builder can also get all the information he needs in order to certify a person कि ठीक है इसके साथ काम करना है जी, कि जी, बिल्कुल। नहीं करना है। अच्छा, जब चैनल पार्टनर्स की
हम बात कर रहे थे जी। तो कुछ ना बड़े धुंधले से नाम अब मुझे याद आते हैं। अच्छा। जैसे एक था मैजिक ब्रिक्स, जी। 99 एकर्स। बिल्कुल ठीक है। हमने भी कभी एक टाइम पे इस पे प्रॉपर्टी सर्च करी होंगी, बिल्कुल ठीक है। बट अब इनका नाम नहीं आता। क्या हुआ इनके साथ? देखिए क्या है बेसिकली सब कुछ वही मैंने पहले भी बोला जैसे कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया आज के टाइम में। हर एक को ईज़ी है कि मोबाइल उठाया या इंटरनेट उठाया या लैपटॉप उठाया, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करनी है तो ऑनलाइन बेस्ट और ईज़ीएस्ट वे है हुँ, किसी भी चीज़ को ग्रैब करने के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए। तो मैजिक ब्रिक्स और 99 एकर्स या और कई साइट्स जब आई, तो एक नया-नया क्रेज़ था, नई चीज़ थी सोसाइटी के लिए। ये कैसे काम करता था मैजिक ब्रिक्स? ये बेसिकली कैसे काम करता था, या कोई भी इस तरह का? हाँ, ये अपने पोर्टल पे, अपने पैनल पे हुँ, बिल्डर को लेके आता था। उसकी ठीक है। सर्टेन जो भी उसकी प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस होती थी, हुँ, बिल्डर हैज़ टू पे दैट द फ़ीस हुँ। एंड देन एनरोल कर लिया। एनरोल कर लिया उसने बिल्डर को। हुँ। नंबर ऑफ बिल्डर्स को उसके लिए जाके बिल्डर को पिच किया होगा कि भई आप जी, आप ऐसे-ऐसे। आइए और हुँ, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करिए और सेल करिए। जो भी उसकी सर्टेन फ़ीस होती थी, वो बिल्डर पे करके उसको कर रहा था हुँ। और कस्टमर वहाँ पे सर्च कर रहा था। तो फिर वो जब मान लो कि मेरी सर्च से आप उसमें क्या होता था फिर आपका नंबर दिया हुआ है या आप हमारा कोई डायरेक्ट नंबर होता था। डायरेक्ट नंबर होता था? डायरेक्ट नंबर होता था। यानी कि पर सेल में कोई उनको कमीशन नहीं था, सेल में कोई कमीशन नहीं था इन प्लेटफ़ॉर्म्स को। एनरोलमेंट का ही। इनका सिर्फ़ अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ीस से ही इनका अ सारा रेवेन्यू था। इनका रेवेन्यू जो मॉडल आपने था बतौर बिल्डर इस्तेमाल किया 99 जी, एकर्स, बिल्कुल किया मैजिक है। ब्रिक्स? मैजिक ब्रिक्स भी किया है, 99 एकर्स भी किया है। आई थिंक सभी बिल्डर्स ने किया होगा। नई-नई चीज़ थी, नया-नया ट्रेंड था। हुँ, बट वो विद टाइम कम होता जा रहा है। हुँ, बिकॉज़ आज का जो कंज़्यूमर है, हुँ, रेरा के आने के बाद बहुत ही समझदार भी हो गया है। हुँ, उसको सब कुछ जब रेरा पे मिल रहा है, हुँ, उसको रेरा पे उस बिल्डर की 99 एकड़ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो 99 एकड़ पे या इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे क्यों जाएगा? हुँ, और दूसरी चीज़, होम बायर ने रियलाइज़ किया हुँ, कि जो घर है वो फिज़िकली ही देखने से हुँ, समझ में आता है, वो ऑनलाइन आप नहीं देख सकते उसको। हुँ, तो एक बहुत बड़ा इसमें गैप था हुँ, कि वो उसमें बायर ने रियलाइज़ किया कि मैं उसको फिज़िकल जाके देखूँ, हुँ, फिज़िकली जाके मिलूँ बिल्डर से, हुँ, तभी मुझे वो फाइनलाइज़ करने में ईज़ी होगा। हुँ। नॉट ओनली मैं ऑनलाइन तक सीमित रहूँ। अच्छा अंशुल, एक आखिरी सवाल रहेगा जी, इस पॉडकास्ट का। बतौर इन्वेस्टमेंट, जी, जैसे अब मेरे पास घर है, जी। मेरे पास मेरा ऑफ़िस भी है, मेरा घर बिल्कुल भी है, ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक और प्रॉपर्टी खरीदूँ। खरीदूँ। लेकिन जैसे गोल्ड लोग खरीद लेते हैं, जी, ज़रूरत नहीं है, जी, पहनना भी नहीं है। जी, जी, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी रहती है? जी, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और इसके डेली ये में आपके डेली प्रोसेसेस में या डेली लाइफ के मोनेटाइज़ेशंस जी, में क्या जी। फ़र्क पड़ता है? बेसिकली अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछो इस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, रियल एस्टेट इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या होता है, रियल एस्टेट में आप उससे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अपार्टमेंट, एक 2 बीएचके एक नॉर्मल अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके रख दिया। हुँ, आपको उससे रेंटल इनकम भी आएगी। हुँ, आपको उससे इनकम टैक्स में बेनिफिट्स भी हैं। हुँ। अप टू 4 लाख के बेनिफिट्स हैं फर्स्ट टाइम होम बायर के। अच्छा, जो पहली बार घर जो खरीद रहे पहली हैं। बार घर खरीद रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से 4 लाख तक के बेनिफिट्स हैं। हुँ, और प्रधानमंत्री आवास योजना करके पीएमएवाई करके स्कीम है, जो चल रही है, उसमें सब्सिडीज़ भी हैं। उसमें 2 से ढाई लाख रुपए की सब्सिडीज़ भी हैं, जो कि अलग हैं इनकम टैक्स बेनिफिट से। ओके। और अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर नहीं हैं, तो 3.5 लाख तक के आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा उससे रेंटल इनकम जो आएगी आपको, उसका जो प्राइस बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, जो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट कर रही है वो तो मतलब बढ़ ही सेल रही भी है। कर सकते हैं। सेल भी कर सकते हैं आप उसको। और बेसिकली क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको घर बैठे पैसे कमा के दे रही है। दैट इज़ योर पैसिव इनकम। हुँ, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपने सिर्फ पैसा लगा के छोड़ दिया है हुँ, एक सर्टेन प्रॉपर्टी पे, एक सर्टेन यूनिट पे, एक सर्टेन एसेट पे, सर्टेन रियल एस्टेट पे,
और वो रियल एस्टेट आपको पैसा कमा के खुद ब खुद दे रही है। तो ये एक इन सब चीज़ों में से, गोल्ड में से, स्टॉक मार्केट में से, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया। बेस्ट ऑप्शन है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और दिस इज द राइट टाइम, 2024 इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट। एक बहुत बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंड्रयू कार्नेगे करके। ये बेसिकली स्कॉटिश अमेरिकन हैं। ये बहुत अपने टाइम में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, स्टील इंडस्ट्री के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये। इनका एक कोट है जो कि मैं पढ़ा है मैंने, मैं यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में। इनके अकॉर्डिंग 90% जो करोड़पति लोग हैं पूरी दुनिया में, वो 90% वाले जो करोड़पति लोगों ने अपने करोड़ों रुपया रियल एस्टेट से कमाया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रियल एस्टेट में आपका फिजिकल एसेट हमेशा आपके पास रहता है। आपके नंबर ऑफ ऑप्शंस उसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, रेंटल इनकम, कोई एक सेकंड हाउस हो जाता है आपका, कोई आपको कभी भी उसको वेकेशंस करने जाना है, आपको हिमाचल जाना है, आपको कहीं भी जाना है। चंडीगढ़ वालों के लिए हिमाचल एक टूरिस्ट स्पॉट है, अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। चंडीगढ़ वाले हिमाचल में एक सेकंड होम खरीद के रखते हैं, हिमाचल वाले चंडीगढ़ टेरेटरी में खरीद के रखते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा इनकम टैक्स बेनिफिट्स, सब्सिडीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब करना चाहिए, कर सकते हैं। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। फॉर एग्जांपल, आपकी एक 1 CR की 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जो कि आपने 2 साल पहले 70 लाख रुपए में ली थी, फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो आपका मन कर रहा है कि मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर दूं, मुझे पैसे की ज़रूरत है कहीं, या मुझे इसको, अब मैं बोर हो गया हूँ इस प्रॉपर्टी से, मैं कहीं और अच्छे एरिया में, न्यू एरिया में कुछ पैसे डाल के अपनी नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो जब आप उस 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी को, 70 लाख वाली प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेचोगे, तो 30 लाख रुपए का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। तो उस 30% को टैक्स को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका एक सरकार ने एक लॉ बना रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लॉ बना रखा है। अगर आप वो पैसा, वो जो प्रॉफिट है आपका, जो कैपिटल गेन है, जो 30 लाख रुपया, उस पैसे से आप एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं कहीं भी पूरे इंडिया में, कुछ एक्सेप्शंस के साथ ले लेते हैं, तो आपको 0 टैक्स पे करना है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तब जो कमाई आई उसको इन्वेस्ट कर दिया। जी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये अपने आप में ही एक अलग से टॉपिक है। तो उसमें आपको 30 लाख रुपए पे 0 टैक्स देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। तो और दूसरी चीज एक ऐड करना चाहूंगा, ये चीज, ये साइकिल आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो, अनलिमिटेड बार कर सकते हो अपने। कितनी भी महंगी बिक जाए आपको टैक्स नहीं पड़ेगा अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो, कितनी बार मर्जी, ऐसे नहीं कि एक बार करके वो खत्म हो गया। उसको आप अपनी लाइफ में 10 बार 20 बार कर सकते हो। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, 2 साल तक आपको उसको होल्ड करना है मिनिमम, नई इन्वेस्टमेंट को। आफ्टर 2 ईयर्स आपको उसको दोबारा डिस्पोज ऑफ करके अगर आप खरीदते हो तो कोई टैक्स नहीं देना आपको। तो ये व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा कैसे बनाना है, बढ़ाना है। अंशुल, आप ऑफिस आए, हमारे स्टूडियो आए और हमारे साथ इतनी सारी बातें करी। जी, मैं बहुत आभारी फील कर रहा हूँ। आपने इतनी बहुत बारीकी में, बिना समय का मुंह देखे, एक एक चीजों को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया। ये मैं बहुत थैंकफुल हूँ और आई होप कि हमारे दर्शकों को मजा आया हो। बिल्कुल। जिस तरह से मुझे अंशुल से बात करके अच्छा लगा, आई होप कि इनकी बातों से आपको भी प्रॉपर्टी की थोड़ी समझ आई होगी और आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस हैं वो जरूर रखेंगे। और बतौर आपकी, जिस तरह से अंशुल ने बोला कि ये मोरल ड्यूटी बनती है कि आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर में, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें।
इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके पास उपाय हैं। आप जो आपके स्टेट की गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके पोर्टल्स होंगे, आप चेक कीजिए। रेरा पैन इंडिया है, वहाँ चेक कीजिए। बतौर बिल्डर भी आप रेरा का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को अंशुल से डायरेक्टली बात करनी हो, इनसे कोई सवाल पूछना हो, आप ट्राई सिटी में चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, हरियाणा के आसपास के निवासी हैं, आप यहाँ लैंड खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में अंशुल जी का नंबर दिया हुआ है। ये इनकी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं। और जिस कदर से आप लोग हमारे पॉडकास्ट को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब हम स्पॉटिफ़ाई पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और स्पॉटिफ़ाई पे हमारे अब तक के सारे पॉडकास्ट को सुनिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन उसको दबाइए ताकि हमारी नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।